पत्रकार होने का मतलब है सारे काम करवा लेना, पॉलिटिकल विंग में आपकी पकड़ होना। लेकिन अगर इस नीयत से तुम पत्रकारिता में जा रहे हो तो कभी सक्सेसफुल पत्रकार नहीं बन पाओगे, तो तय है। आप चाहते हो प्रसिद्धि मिल जाए, आपको लोग जाने, तो आपको है ना डांस की तरफ बढ़ना चाहिए, आपको सिंगिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, आपको कॉमेडी की तरफ बढ़ना चाहिए। मेरे पिताजी के नज़र से देखो तो पत्रकार का मतलब बेरोजगार होता है। वो आज भी कहते हैं क्या है बेटा, बोले बेरोजगार है, कुछ करता नहीं है, समझ नहीं आता क्या करता है। कई लोग कहते हैं तुम्हें नौकरियां करने से ज्यादा नौकरियां छोड़ने का अनुभव है, बट ये बहुत रिस्की है, इसकी सलाह मैं नहीं दूंगा। ना मैं बन सकते हो ना मैं आप बन सकता हूँ, आप मुझसे बेहतर हो सकते हो। स्पाइडर वेब यानी मकड़ी ने जाल बुना, मकड़ी के जाल की तरह जो अपने नेटवर्क को बनाते हैं वो किस्मत वाले होते हैं। जो थोड़ा थका रही हो, जो तुम्हें परेशान कर रही हो कि नहीं नहीं ये मत करो, अरे यार अब बस हो गया यार, उसको और ज्यादा करो। ये सूत्र बना लो और लाइफ में 10 दिन में अपने अंदर परिवर्तन देखो। गोदान को जरूर देखना चाहिए आपको, बट ये फिल्म आपको एक बड़ा मैसेज देती है। 5 दिन 6 दिन में जब भी अवसर मिले एक गौशाला में जरूर जाइए। अच्छा, एक गाय को गले लग कर आइए, विश्वास करिए पर जादू होगा आपके साथ। ये जब सीन किए तो अमित प्रजापति इसके डायरेक्टर हैं, उनको लगा कि इनमें पोटेंशियल है। हम सोच रहे थे पत्रकार है, मजबूरी में करवाना पड़ेगा, पर ये तो ठीक कर रहा है। तो वो जो पूरा मैंने कहा, मैं तो थिएटर का आदमी हूँ, मैं कर सकता हूँ इसको। और ये गाना जो कैलाश खेर जी ने गाया है, उन पर फिल्माया गया है। जितने भी राज्य हैं और गौ को लेकर जो बहुत कार्य कर रहे हैं उनको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। लेकिन गौ माता को लेकर जिस तरह के इमोशंस ये जगा रही है, उसकी किडनैपिंग हो रही है, इसमें पुलिस है, एक्शन है और गाय को लेकर सेंटिमेंट्स भी हैं, फिर अमेरिका और इंडिया और फिर वो विलेन और हीरो, सब कुछ है इस फिल्म में, बहुत कुछ है। तो बड़ी बढ़िया फिल्म है कमर्शियली भी, कि एकमात्र ऐसा प्राणी इस धरती पर जिसका अपशिष्ट पदार्थ भी पवित्र है। और हमारे घर में कोई पूजा पाठ नहीं हो सकती उनके बिना। हम सारे देवी देवताओं के साथ में कोई वाहन देखते हैं, भैरव बाबा के साथ कुत्ता होता है, माता जी के साथ में सिंह भगवान होते हैं, सबके साथ, कार्तिकेय के साथ मोर, प्रकृति के साथ। लेकिन गाय ऐसी है जो स्वयं में देवता है, कामधेनु है, वो खुद ही देवता है। बातें प्यार की सुन ले, ये है टॉक विद टंडन, सबके दिल को छू ले, ये है टॉक विद टंडन। नमस्कार, टॉक विद टंडन में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार हम सभी मिलते हैं नए मेहमानों से और उनके जीवन से बहुत सारी बातें हम सभी सीखते भी हैं। कहा जाता है कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ईश्वर उनके अंदर वो प्रतिभाएं भर भर कर देता है, चाहे वो पत्रकारिता हो या फिर वो जर्नलिज्म के साथ साथ एक्टिंग, एनएचडी का प्यार या फिर अभी आने वाली फिल्म। आज हमारे साथ चलते फिरते इंस्टीट्यूट जिन्हें कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा और हमें लगता है मीडिया जगत के लिए एक जाना पहचाना चेहरा है जो आप आए दिन टेलीविजन चैनल्स पे देखते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे स्पेशल मेहमान, क्योंकि इनकी फिल्म भी आ रही है, इसलिए विशेष तौर से आज टॉक विद टंडन के लिए वक्त निकाला है हमारे आज के स्पेशल मेहमान, जिनसे हम सभी बचपन से अब तक बहुत सारी बातें सीखते हैं, टेलीविज़न जगत में आए दिन दिखते हैं। आज हमारे मेहमान डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जब कहा ना बचपन से, तो मुझे अपने बुढ़ापे का एहसास होने लगा। नहीं, आप सीनियर हैं क्योंकि मीडिया में हमने देखा आपको। हाँ, मुझे 26 साल हो गए हैं, तो कई बच्चे जो हैं वो सचमुच में ये बात मुझे एहसास होता है, ऐसा नहीं कि आपने गलत बोला। कई तो ऐसे छोटे बच्चे थे 15-16 साल के, जब उनके बच्चे हो गए हैं और उन्हें वही दौर याद होता है। तो मैं धीरे कभी कभी ऐसे एहसास करता हूँ कि हाँ, समय बहुत बीत गया। हाँ, बस लुक बदल गया है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लगता है 3600 से भी ज़्यादा, मैं तो लगता है 3000-4000 के करीब आप लोगों ने इतने सारे इंटरव्यू किए, वो भी लीडिंग जितने भी हमारे लगता है नामी शख्सियत, चाहे वो बॉलीवुड के हों या राजनेता हों, और बहुत सारे ऐसे गुरुओं का भी हमने देखा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उनका इंटरव्यू लिया और अब एक कलाकार के रूप में आप फिर से अपने पुराने प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपके जीवन का चक्र? 2-3 चीज़ें हैं, इसको एक एक करके रखते हैं। एक तो इंटरव्यू, जैसे आपने कहा, तो अभी जो आप मैं इनको, टंडन साहब को भी बहुत एडमायर करता हूँ। मैंने इन्हें हालांकि हाल ही में जाना, लेकिन जब इनकी प्रतिभा के बारे में जाना, तो चाहे तकनीकी पहलू हो या फिर उसके बाद में एंकरिंग अटेम्प्ट करना, एंकरिंग आप बहुत पुराने ज़माने से कर रहे हो तो निखरते निखरते निखर जाती है कि हम 19 साल के थे तब हमको मौका मिल गया,
और अब इतनी उम्र होते होते 46 साल के हो गए हैं, 26-27 साल का समय बीतने के बाद में आप में निखार आ जाता है। लेकिन आप एक अन्य फील्ड में भी काम करते रहे, पर्दे के पीछे भी रहे और फिर सामने आकर काम कर रहे हो, इसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। और ये मैं दूसरों को एनकरेज करने के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा जो बड़े छोटे छोटे लेवल पर काम करते थे टीवी चैनल्स में, लेकिन बाद में मैं देखता हूँ कोई डीओपी बना, कोई कैमरा हेड बना, कोई पीसीआर हेड बना। तो मुझे बहुत अच्छा हाँ। लगता है ऐसे लोगों की। एक तो बच्चा जो है वो गार्ड था, अच्छा। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा हाँ। निजता रखते हुए, और वो गार्ड था, लेकिन उसके मन में था कि मुझे अंदर जाके काम करना है। अच्छा। यंग एज का था, तो उसने एडिटिंग सीखी और बहुत ही अच्छी वीडियो एडिटिंग सीखी, और वो वीडियो एडिटर्स में सबसे ज़्यादा काबिल वीडियो एडिटर के तौर में स्थापित हुआ। बहुत क्रिएटिव। बड़े संस्थानों के साथ उसने कार्य किया। मुझे कहानियाँ बहुत प्रेरित करती हैं। तो इंटरव्यूज़ के दौरान जब आप बड़ी शख्सियतों से मिलते हो, तो उनके जीवन के बारे में कुछ अनछुए पहलू जो शायद अखबार के ज़रिए या हमारे इंटरव्यू के ज़रिए नहीं मिलती, वो निजी बातचीत में भी कई बार सामने आते हैं। तो ये एक पहलू होता है। जीवन चक्र तो जीवन चक्र है। जीवन चक्र में मेरा ऐसा मानना है कि, और ये सचमुच मेरी फ़िलॉसफ़ी है, ये वाचक ज्ञान नहीं है कि मैं सिर्फ़ कहने के लिए बात कह रहा हूँ। मैं इसी तरीके से ज़िंदगी जीता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में हर दिन एक नया दिन है, हर अपॉर्च्युनिटी एक नई अपॉर्च्युनिटी है। आज भी मैं इनको कह रहा था टंडन साहब को कि आज ऐसा लग रहा है कि एकदम एक यंग लड़का पहली बार पहले दिन कोई काम करने के लिए आया है। उस अनुभूति के साथ, अनुभव के साथ काम करता हूँ। लेकिन ये अनुभव शब्द जोड़ दिया, ये होता है कि आपके काम करते-करते, या आप कोई भी जैसे मान लीजिए बोलना ही हमारा काम है, आपके सवालों का जवाब देना हमारा काम है, तो इसमें अभ्यस्त तो बहुत हो गए हैं। हाँ। तो हो सकता है किसी को जो नया व्यक्ति हो उसको बोलने में उतनी सहजता ना हो हाँ। जितना माँ सरस्वती की कृपा से हमको शायद बोलते-बोलते बोलने में सहजता हो, या हम और अपने अनुभव को साझा कर पाएँ। तो अनुभव को साझा करना एक महत्वपूर्ण विषय है, जो मुझे लगता है जीवन चक्र के इस पड़ाव में अभी मुझे महत्व का दिखाई देता है। और यही वजह है कि चाहे मोटिवेशनल लेक्चर्स हों, चाहे किताबें हों, चाहे आप जैसे सुधी वक्ताओं के साथ बातचीत हो, इस दौरान मैं कोशिश करता हूँ कि अपने इस जीवन चक्र का वो अनुभव कि भाई मैंने लाइफ को ऐसे जिया है, ये गलतियाँ की हैं, इन गलतियों को करने से ऐसे बचा जा सकता है। और सपने देखने के अपने-अपने, सपना तो एक, कुल मिलाकर ये सोच लीजिए कि आपने एक बड़ा भारी स्टूडियो बनाया और भी कई अच्छे बड़े-बड़े काम किए। किसी का भी, मेरे जैसे का भी, किसी का भी सपना हो सकता है। तो आप कहेंगे कि नहीं भाई आपने भी तो बड़ा-बड़ा काम किया। हर आदमी अपना-अपना काम करता है। आप हाँ। अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने अपनी जगह अच्छा काम किया है। तो सपने एज़ सच कन्फाइंड नहीं है किसी चीज़ में। वो हर आदमी के सोचने का दायरा है बस, वो कहाँ तक सोच रहा है। और जो जहाँ पर सोच रहा है अगर उसको वो मिल रहा है ना, कामयाब है, मस्त है, उसको एन्जॉय करो, फुल्ली एन्जॉय करो। क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में ऐसे व्यक्ति आते हैं, क्योंकि भारत में हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है। ऐसे व्यक्ति जो हमारे मेहमान बनते हैं, उनकी कहानी से क्या सीखा जा सकता है? क्या हम इंस्पायर हो सकते हैं उनके जीवन से? तो आपके लाइफ के मैंने बहुत सारे चक्र, क्योंकि किसी को जब हम गेस्ट बनाते हैं, तो उसके बारे में पूरे जीवन का अध्ययन करते हैं। जो आप लोगों से ही अच्छा, सीखा मैं भी है। अपना जीवन आपसे जानूँगा आज। तो हमने देखा कि आप 7 किताबों को भी लिखा। जी। पत्रकारिता जगत में हमें लगता है कि ये 26 साल से ज़्यादा जो तजुर्बा रहा, और लीडिंग, हमें लगता है अमर उजाला हो या इंडिया टुडे हो या ऐसे बहुत सारे बड़े ग्रुप का आप हिस्सा रहे। और हमें याद है कि सुधीर चौधरी जी के साथ जब आप थोड़ा और ज़्यादा, वो भी थोड़ा अलग लुक था दोनों का। तो वो भी मैंने इंटरव्यू, वो तो मैंने देखा था पहले भी, और अब आज आने से पहले भी हम लोगों ने देखा कि यार ये तो मेरे जीवन का चक्र रहा है कि मैंने इसको देखा है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियों को देखकर लगता है कि अगर पत्रकारिता जगत में किसी को आना है, तो क्या-क्या चीज़ की इनिशियल नीड होती है जो एक नए जो बच्चे आना चाहते हैं हमारे इस जर्नलिज्म के क्षेत्र में? मैं ये सवाल बहुत कॉमन है जो मुझसे पूछा जाता है, चाहे मीडिया इंस्टीट्यूट्स में हो, चाहे पॉडकास्ट में हो, कि अगर कोई पत्रकार बनना चाहता है तो वो क्या करे? पहली बात तो मेरी अपनी कहानी, मैं कभी पत्रकार बनना नहीं चाहता था, ना मुझे मास कम्युनिकेशन के मायने पता थे। हाँ। सो बाय चांस सारी चीज़ें होती चली गई। वो लोग पैशनेट हैं, जो पहले से सोचकर चलते हैं, उन्हें मैं बड़ा लकी मानता हूँ हाँ। और मुझसे बहुत योग्य मानता हूँ कि वो बड़े वेल प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उनको वो करना है। तो उसमें एक चीज़ है जो मैंने कॉमनली देखा है कि ज़्यादातर बच्चों से मैं सवाल पूछता हूँ कि भाई क्यों जाना चाहते हो पत्रकारिता में? तुम बताओ। कैसे जाएँ वो तो एक अलग बात है, क्या करना चाहिए वो अलग बात, तुम जाना क्यों चाहते हो पहले ये सोचो। हाँ। मैक्सिमम कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, बट क्यों साइकोलॉजिकली आप थोड़ा-सा रीड करके जानते हैं, कुछ अनुभव से भी जानते हैं कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं
कि पत्रकार होने का मतलब है सारे काम करवा लेना, एक फोन पे। बड़े बड़े लोगों से संपर्क होना, ताकत होना आपके हाँ, पास, पॉलिटिकल विंग में आपकी पकड़ होना, कॉन्टैक्ट्स होना, ये सारी चीजें हाँ, होता भी है, हाँ, होगा भी। हाँ, लेकिन अगर इस नीयत से तुम पत्रकारिता में जा रहे हो तो कभी हाँ। सक्सेसफुल पत्रकार नहीं बन पाओगे, तो तय है। आप कुछ भी बन सकते हो, आप लाइजनर बन सकते हो, हाँ। आप काम करा सकते हो लोगों के, अपने काम शायद करवा सकते हो, थोड़ा रोल। और मैं देखता भी हूँ, आप हाँ। देखिएगा छोटे छोटे अखबार छोटी छोटी वो जगहों डरा पर कर शुरू होते हैं, हाँ, हाँ। और वो जो पत्रकारिता का रोला दिखाते हैं वो कोई हमारे जैसा पत्रकार भी नहीं दिखा सकता कभी है। नहीं। हाँ, कि वो जो स्टिकर लगाएंगे, वो जो हाँ। कार्ड रखेंगे, वो जो जहां भी एंट्री हो जाएगी और जिस तेवर में रहेंगे, हाँ, वो एंजॉय करते हैं, उस ताकत को एंजॉय। तो अगर इसके लिए आप पत्रकारिता में जाना चाह रहे हो, मैं युवाओं से कह रहा हूँ, हाँ। जो कर रहे हैं वो उनका सबको साधुवाद है, बहुत अच्छे, हाँ। क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र भी हैं ऐसे। हाँ। मैं पूरे देश के गांव-गांव में गया हूँ हाँ, चुनाव के दौरान, तो ऐसे मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब कहानियां भरी पड़ी है मेरे जीवन में पत्रकारों की। हाँ, लेकिन अगर आपकी सोच ऐसी है, आप फेम चाहते हो, आप चाहते हो प्रसिद्धि मिल जाए, आपको लोग जाने, तो आपको है ना डांस की तरफ बढ़ना चाहिए, आपको सिंगिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, आपको कॉमेडी की तरफ बढ़ना चाहिए, आपको फिल्मों के लिए प्रयास करना चाहिए, आपको क्रिकेटर बनना चाहिए। ये सारी चीजें सेलिब्रिटी स्टेटस दिलाती हैं। और हाँ। हमारे यहाँ पर कोई भी करियर मतलब दो चीजें, सबसे पहले तो तगड़ा पैसा, हाँ, कैंपस सिलेक्शन हो तो कितनी मोटी सैलरी पर हो रहा है, एक तो वो वर्ग है। हाँ। दूसरा, मैं कितना मशहूर हो जाऊंगा। फेम। कैंपस सिलेक्शन या जो वो मोटी सैलरी वाले बच्चे हैं, वो उनका अलग एक कंपटीशन है, उनका एक अलग विजन है, एक अलग ही पूरा वो दायरा है, उनकी अपनी चुनौतियां हाँ। भी हैं उनके जी। या विदेश चला जाऊंगा मैं पढ़ने। हाँ। दूसरी तरफ करियर में आते हैं वो लोग जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, बस हमें चाहिए पैसा, हमें चाहिए ताकत, हमें चाहिए शोहरत। तो उसमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जर्नलिज्म की राह पकड़ते हैं। हाँ, पढ़ाई लिखाई उतनी मुश्किल नहीं है। हाँ, जैसे कि मैं साइंस का ग्रेजुएट हूँ, मैंने एमएससी मैथमेटिक्स बीच में छोड़ा, हाँ, फिर मास कम्युनिकेशन किया, फिर मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई करी हाँ। बाद में। पहले ये पीएचडी सारा इंदौर से ही किया था? नहीं, मैंने साइकोलॉजी जो है वो इग्नू से किया, अभी हाल में किया, काम करते हुए किया है। अच्छा। और बाकी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से ही मेरी सारी पढ़ाई लिखाई हुई, पीएचडी मेरी वहीं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से ही है। और 2006 की पीएचडी है, तो बहुत पुराना समय हो गया। फिर मुझे लग रहा था जीवन से पढ़ाई खत्म ना हो जाए, तो ये अच्छा पॉइंट आपने उठा दिया। दूसरा वजह ये होती है कि एकेडमिक्स को आप अपने मजबूत करें, यानी मास कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो मास कम्युनिकेशन को आप इस दिशा में लेकर जाएं कि वो आने वाले समय में आपको मास कम्युनिकेशन के एकेडमिक्स में भी मजबूत करें, यानी नेट की तैयारी करें। आप ऐसा थोड़ी कि आप जर्नलिज्म में आ गए तो आपको माइक उठा के ही निकलना है। आपको नेट की तैयारी में भी लगना चाहिए, आपको पीएचडी के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए, तो अपना एक एकेडमिक करियर भी साथ में तैयार करके रखें। दूसरी बात, आप जब पत्रकारिता में आते हैं तो पत्रकारिता एक बहुत वास्ट वर्ल्ड है। टंडन जी भी जानते हैं, जिन लोगों ने भी काम किया थोड़ा बहुत, उनको सबको पता है कि पत्रकारिता में आपको लगता है कि सिर्फ जो टीवी पर बैठा हुआ है, कैमरे के सामने है, या जो रिपोर्टर दिखाई दे रहा है उस भर तक सीमित है। एक बहुत वास्ट वर्ल्ड है, पर्दे के पीछे जो है बहुत बड़ी टीम काम करती है। हालांकि ये टीम सिकुड़ती चली जा रही है, अब एआई का ज़माना आ गया है, तकनीकी पहलू उतने बड़े, हमारे समय पर जिस तरह की ओबी वैन चलती थी, हमारे समय पर जिस तरह के पीसीआर बड़े बड़े हुआ करते थे, आज भी पुराने चैनलों में हाँ। चलते हैं, लेकिन तकनीक ने ये सारी चीज़ें बदल दी हैं। अब बहुत छोटे से, अब तो घर में बैठकर हाँ। जो है बहुत अच्छा चैनल चलाया जा सकता है, चला भी हाँ, रहे हैं चला भी लोग। रहे हैं। आपको टेलीविजन हाँ। पर देखा जा रहा है। हाँ। मैं जानता हूँ आपके पॉडकास्ट जो हैं वो टेलीविजन पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं, हाँ। लाखों की तादाद में देख रहे हैं। हाँ। तो अब बहुत तेजी से ये चीजें बदली हैं, और मुझे लगता है कि अब वो जो मेरा दौर था और जो मैं सलाह दे रहा हूँ, उससे बच्चे भी बहुत आगे निकल गए। हाँ। पहली बात तो वो जर्नलिज्म बाद में करेंगे, एकेडमिक्स बाद में करेंगे, वो यूट्यूब चैनल पहले डाल बनाए। लिया है उन्होंने। उनको पहले व्यूज चाहिए, हाँ। सब्सक्राइबर चाहिए। तो ये ठीक है, इसको सीखते जाओ आप, लेकिन ये बहुत रैपिडली बदलेगा और इस भर से काम नहीं चलेगा। आपको जिम्मेदार भी होना पड़ेगा। जो गैर जिम्मेदार हुआ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, उसकी वजह क्या थी? अध कचरे, हाँ। अध पके अल्प पत्रकार तो ज्ञान। कह नहीं सकते हाँ, हैं। हाँ, अल्प ज्ञान। अल्प ज्ञान तो खैर क्या, वो उसमें उतरे ही नहीं है, हाँ। उनकी शुरुआत ही नहीं हुई है। जब उनकी हाँ। उसमें शुरुआत नहीं हुई है हाँ। और वो पत्रकारिता का एक भ्रम बना रहे हैं, तो फिर किस तरह का कंटेंट आएगा वो देख सकते हैं। तो कुल मिला के सतर्कता रखिए। दूसरा, जो आपका मूल सवाल था कि क्या मेरी सलाह, मेरी एक सिंपल सलाह होती है, एकेडमिक्स को मजबूत करिए, मास कम्युनिकेशन को पढ़िए। आप हायर एजुकेशन के लिए, नेट की एग्ज़ाम के लिए, पीएचडी के लिए, इन चीज़ों के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। और दूसरा, जब भी जो काम मिले, जैसा मैंने कहा पर्दे के पीछे बहुत सारे काम है, तो आपको आउटपुट, इनपुट, कैमरा, पीसीआर में कोई डिपार्टमेंट, ग्राफिक्स में, टिकर पर बहुत सारी जगह होती है जहाँ कहीं भी मौका मिल सकता है।
फिर धीरे धीरे आपकी प्रतिभा है, हाँ, अगर आप सबके सब एंकर बनना चाहते हो हाँ, हाँ, तो एंकर बनने के लिए मतलब अब तो मैं बहुत संजीदा व्यक्ति हो गया हूँ, लेकिन एक समय था जब मुझे लगता था एंकर बनने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, टीवी पढ़ टेलीप्रॉम्प्टर दो। चलाते रहना। लेकिन धीरे धीरे फिर एहसास हुआ कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। हाँ, क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि जब कुछ नहीं है तो तुम्हारा बोला ही सब कुछ है, हाँ, तुम ही कमांडिंग ऑफिसर। एंकर का मतलब ही है जो जहाज को रोक दे। हाँ, जैसे जो शिप होता है ना, उसमें एक हाँ, एंकर होता है, आपने हाँ, देखा होगा कि हाँ, वहाँ वो भी तस्वीर, तो वो एंकर का मतलब ही ये होता है कि जहाँ जो जहाज को रोकने की ताकत रखता हो। तो चाहे डिबेट हो, फिर डिबेट की वजह से एंकर्स, अब मुझे तो बहुत डिबेट करने का मौका मिला बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ, और जो आज बड़े बड़े मिनिस्टर्स हो गए या बड़े बड़े नेता हैं, वो कभी मेरे पैनल पर बैठा करते थे छोटी छोटी डिब्बियों में। फिर धीरे धीरे आपको ये भी होगा जो मेरे साथ हुआ है वो भी एक अनुभव बता दूं, कि आपको एक समय के बाद लगने लगेगा अरे इसमें क्या है, घूम फिर के वही चीजें हो रही, हाँ, रिपीटेशन बहुत है। वो वैसा हाँ, हर करियर में होता है। तो एक्सप्लोर करते रहो अपने आप को, नई अपॉर्चुनिटीज आए उनको करते रहो। और मेरे पिताजी के नज़र से देखो तो पत्रकार का मतलब बेरोजगार होता है। वो आज भी कहते हैं क्या है बेटा, बोले बेरोजगार है, कुछ करता नहीं है, समझ नहीं आता क्या करता है। कई लोग कहते हैं तुम्हें नौकरियां करने से ज्यादा नौकरियां छोड़ने का अनुभव है, हाँ, बट ये बहुत रिस्की है, इसकी हाँ, सलाह मैं नहीं दूंगा। ना आप मैं बन सकते हो, ना मैं आप बन सकता हूँ, आप मुझसे बेहतर हो सकते हो। और हो सकता है मेरे अंदर कुछ मेरा अपना दिमागी फितूर हो, मैं हाँ, किसी एक जगह टिकना पसंद नहीं करता हूँ, तो मुझे नई अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, लेकिन उसको एनकैश करने के लिए या उस काम को करने के लिए मैं तैयार भी होता हूँ भीतर हाँ, से, कि हाँ, ऐसा नहीं कि उड़ता हुआ कोई काम आ गया है मेरे पास तो मैं उसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मान लीजिए हाँ, मुझे किसी ने गाने का बोला, हाँ, अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, हाँ, आप जैसे लोगों के साथ में संपर्क रहे तो बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, हाँ, अब मिल गई अपॉर्चुनिटी। लेकिन क्या मुझे गाना आता है नहीं आता, यही साबित करेगा कि वो अवसर मेरे काम का है कि नहीं है। हाँ, मुझे एक्टिंग मिल गई इसी तरीके से, अब एक्टिंग मिल तो गई लेकिन उन्होंने आजमाया, मुझे कई दिनों तक आजमाया, अब हाँ, वो एक्टिंग में कर पाता कि नहीं कर पाता। अच्छा एक्टिंग की तो उस काम को उन्होंने इतना पसंद किया कि मुझे और काम दें, हाँ, मुझे एक गाना दे दें जो कैलाश खेर का मुझ पे फिल्माया जाए। हाँ, ये इसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। तो आमतौर पर आदमी सिर्फ अपॉर्चुनिटीज के इंतजार में बैठा हुआ, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। अगर कुछ अच्छा हो भी जाएगा तो तुम हाँ, तैयार हो कि नहीं उसके लिए, ये प्रिपेयर, महत्व की बात है। हाँ, अच्छा ये काम की बात निकल आई है, और हाँ, मतलब ये मैं अपने समझने के लिए भी, हाँ, कि आप चाहते तो बहुत कुछ है और हाँ, आपको मिलता भी है, हाँ, मिलेगा भी, हाँ, लेकिन अगर आप फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हाँ, इसका मतलब आपने उसके लिए जो तैयारी करनी थी, हाँ, कि आपने कहा मुझे एक अपॉर्चुनिटी दो, चलो दे दी तुमको तो अपॉर्चुनिटी की एक्सेस आपको मिल गई जो ज्यादा मुश्किल है, हाँ, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए, उस पर खरे उतरने के लिए आप तैयार नहीं थे। ये किसकी कमी है? वो अपनी कमी है, तो कि उसके प्रिपरेशन। लिए आप तैयार हो जाइए। हाँ, तो जर्नलिज्म के जो छात्र हैं या जो जर्नलिज्म में उतरना चाहते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली मिल जाएगी, हाँ, इस आज से ज्यादा मिलेंगी क्योंकि ये बहुत तेजी से बदल रहा है हाँ, डिजिटल में। हाँ, लेकिन तुम उसके लिए तैयार हो तो उसकी तैयारी करो, हाँ, बोलना सीखो, लिखना सीखो, खबरों को समझो, इन सारी चीजों पर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। आपके जीवन में विविधताएं बहुत सारे हैं और हमें लगता है आपका जीवन ही फिल्मी है, क्योंकि आपका प्रेम पत्रकारिता नहीं था, लेकिन आपने 26 साल बिताए, जीवन एनएसडी से फिल्मी है। लगाव था और उसी के कारण आप पंचतंत्र से भी जुड़े। हमें लगता है कि आशुतोष राणा जी जितने कमाल के एक्टर हैं, हमें लगता है कि ऐसे लोगों से पूरी बहुत सारी बारीकियां सीखा जा सकता है। वो कैसे डेप्थ ऑफ नॉलेज है उनका, अनुभव है उनका, और उनके साथ आप रहे क्योंकि आपका प्रेम था एनएसडी। तो इंदौर से चलकर कोई लड़का दिल्ली आता है, फिर कैसे, वो थोड़ी सी जर्नी में जानना चाहता हूँ। हाँ तो दोनों चीजें, पहले मैं आशु दादा के बारे में बता दूं, हाँ, मेरे दाऊ, मेरे बड़े भाई, हाँ, और वो एक्चुअली पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री, परम पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे, और उनके अनन्य शिष्य, सबसे प्रिय प्रिय दाऊ। मैं भी वैसे तो शिष्य हूँ, लेकिन शिष्यत्व के मायने हमने दादा से सीखे। दूसरी चीज़ ये कि मैं उन्हें गुरु तुल्य ही मानता हूँ, मतलब सशरीर मुझे ऐसा लगता है कि गुरु की जो वाणी है हाँ, वो उन्हीं में उतर कर आई है, और मैं उनको बड़े ध्यान से सुनता हूँ। उनके साथ रहना, उनके साथ बैठना, उनको सुनते रहना, यही जीवन में इतना आनंद देता है। मतलब आप लोग तो पसंद करते ही हैं, आप हाँ, और दर्शक हों, लाखों हाँ, करोड़ों लोग उनको देश भर में कितना पसंद करते हैं, तो मैंने देखा है। हाँ, लेकिन मैं कितना सौभाग्यशाली होऊंगा, मेरा सारा करियर, सारी चीज़ें एक तरफ, दूसरा उनके पास उन क्षणों को बिताना जहाँ पर वो मुझसे संवाद कर रहे हैं, या मान लीजिए मुझे कुछ समझा भी रहे हैं, अच्छा, चलिए कभी डांटते हुए अंदाज में भी समझा रहे हैं, तो मैं इतना खुश होता हूँ हाँ, कि ये सौभाग्य है मेरा, कि मतलब ये इतना क्या बड़ा है, आदमी, हाँ, भगवान की हाँ, कृपा, गुरुदेव भगवान की हाँ, कृपा है हाँ, कि उनके जैसा व्यक्तित्व मिला। और सच पूछिए तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है आपकी बात,
कि अब इसको आप किस्मत कह लें जो कह लें। तो आपने जो इंदौर वाली जर्नी कही वो मैं बताऊंगा, क्योंकि पारिवारिक रूप से नहीं, जीवन में बाद में ही मुझे मिले दादा। तो उनका जीवन में आना और किसी ऐसी शख्सियत के साथ में होना, ये आपके जीवन को बहुत परिवर्तित करता है। अब ये अपॉर्चुनिटी आप कहेंगे कितने लोगों को मिल पाती, बहुत कितने लोगों को ऐसा बहुत कम अवसर लोग। मिल पाएगा, हाँ कितने लोग चाहत रखते हैं लेकिन नहीं मिल पाता है। हाँ तो इसमें तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, मुझे इसकी वो नहीं पता है कि किस तरीके से होता है। तो आपके मन की चाह है, हाँ आपकी निश्चलता है, आपका प्रेम है, आप उतना प्रेम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, फिर वहाँ से उतना प्रेम मिलता है नहीं मिलता है, ये तो आपके भाग्य की बात है। दूसरी बात, मेरी जो जर्नी की बात आपने कही, तो इंदौर में एक बहुत ही सामान्य लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरी पैदाइश है। और बहुत बड़ी बस मिल एरिया कहते हैं उसको, मिल के मजदूर वहाँ रहा करते थे। तो 18-19 साल तक मैं वहीं रहा। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे और एजुकेशन मुझे मिली ठीक, मतलब सरकारी स्कूलों में जैसे होता हाँ है हम सबको मिली है वैसे ही। तो पढ़ने लिखने का मुझे नहीं लगता था कि मैं ज़्यादा पढ़ पाऊँगा। अच्छा ग्रेजुएशन मेरी बहुत बड़ी चुनौती थी। और उसके बाद में ग्रेजुएशन जैसे जैसे हुआ, फिर उसके बाद मास्टर्स डिग्री में होलकर साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। अब यहाँ से जर्नलिज्म ने मेरी जर्नी को बहुत बदला, थिएटर ने। अच्छा पहले तो हाँ 12 साल का था तब थिएटर होता था, जो हमारी बस्ती के बच्चे थे या ऐसी कई बस्तियां थी उनके बच्चों को थिएटर में काम करने का अवसर मिलता था। श्रीमती आशा कोटिया हल्ला गुल्ला एक शिविर चलाती थी। तो वो अच्छा मेरे जीवन में बहुत ही प्रिय है वो समय। और मैं जो कुछ हूँ, मतलब कुछ हाँ हूँ नहीं वैसे तो, आप लोग बोलते हैं तो नहीं मुझे बहुत बहुत कुछ है संकोच भी होता है इसमें। नहीं और मुझे कई बार शर्म भी आती है कि मेरे जानने वाले कह रहे होंगे हो क्या तुम। नहीं नहीं नहीं, बहुत नहीं, है ऐसा ऐसा मुझे संकोच होता है मन हाँ में। डेफिनेटली मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन चीज़ों का। हाँ कई बच्चे हैं, कई लोग हैं जो मानते हैं कि हमने थोड़ा बहुत कुछ किया करियर में, लेकिन उसने मेरे जीवन में बहुत कुछ डाला। पर्सनैलिटी में खास तौर पर मेरे बोलने चालने, आवाज़ को लेकर कंसर्न, एनएसडी का सपना देखना। तो वहाँ हाँ पहला सपना एनएसडी का ही आया था मेरे दिमाग में। रवि महाशब्दे जी हमारे गुरु, हमको बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। वो एनएसडी पास आउट, उस समय हमारे एक ही आदमी थे जिनको हमने देखा, उनका एनएसडी में सिलेक्शन हुआ, उनसे सीखते भी थे। तो एनएसडी का इनकरेजमेंट उनको देख देख के और बड़ा। तो फिर दिल्ली आ गए आप फिर मैं दिल्ली आया था ग्रेजुएशन के आखिरी साल में। मैंने ग्रेजुएशन इसलिए किया क्योंकि वो कंपलसरी था, हाँ उसके लिए आपको ग्रेजुएट एलिजिबल होना होना जरूरी है। तो मैं हाँ बड़ी मेहनत करके मैंने ग्रेजुएशन किया कि यार मुझे एनएसडी में जाना है। हाँ फिर मैं आया यहाँ पे, राम गोपाल बजाज साहब थे उस समय पे। मैंने ये किस्सा कई जगह पे सुनाया है। नहीं तो मैं, मेरे लिए थोड़ा नया है हाँ तो मैं सुना देता हूँ आपको हाँ भी, कई दर्शकों ने पता भी होगा कि राम गोपाल बजाज साहब उस समय डायरेक्टर थे। सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, हालांकि मैंने तैयारी अच्छी की थी। हाँ तुगलक का, गिरीश कर्नाड जी के नाटक का डायलॉग था, शास्त्रीय संगीत भी सीख रहा था उस समय पर, ताइक्वांडो भी सीख, मुझे हीरो बनना था बस। ताइक्वांडो में रेड बेल्ट किया, हाँ स्टेट लेवल के कंपटीशन खेले। तो मुझे लगता था कि अब मैं बहुत कमाल का हीरो बनूंगा। क्या चाहिए? फाइटिंग, हाँ अच्छा लुक्स, हाँ और एक्टिंग, हाँ और गाना। तो हाँ चारों पांचों चीजों पे काम कर, और एनएसडी का फिर डिप्लोमा। अरे हाँ हो गया, फिर तो हीरो तो बन ही गया मैं, क्या हाँ है। लेकिन एक चीज थी, मुझे ये पता था कि हीरो बनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। पैसे मेरे पिताजी के पास नहीं, तो वो तो जयराम जी की कर चुके थे कि भैया नहीं, ये सब नहीं हो पाएगा। हाँ तो यहाँ से मैं वापस आ गया। तो मेरे एक मित्र हैं राजेश बिड़कर, आजकल नेता हैं, वो नेता ही रहे हैं हमेशा, वो तो उस समय भी नेता था वो। अच्छा हाँ तो राजेश ने मुझे बताया कि यार तू जब तक एनएसडी नहीं जा रहा है तो तू एक लोकल न्यूज़ चैनल में एंकरिंग कर ले। अबे मैंने कहा ये कोई काम है? अरे बोले तू जा तो सही, हाँ तेरी आवाज़ अच्छी है, तू दिखता अच्छा है, तू कर लेगा। हाँ तो मैं गया उनके पास, ऑडिशन हुआ, वो बहुत प्रसन्न हुए। संदीप सैमसन नाम है उनका। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप जो है जब तक काम करना हो मेरे साथ काम करो, क्योंकि आप दिल्ली बहुत जल्दी निकल जाओगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अच्छा चने के झाड़ पे मत चढ़ना बेटा, लेकिन आप रहोगे नहीं यहाँ पे, तो हाँ करो जब तक करना है। हाँ मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। अच्छा खैर उसके बाद में समय बीत गया, दिल्ली आए, मतलब ईटीवी सहारा समय दोनों के ऑफर लेटर थे मेरे पास में। सहारा समय में आया तो उस समय मोबाइल चलते हैं, मतलब हाँ उतने लोकप्रिय नहीं होते, बहुत बड़े लोगों के पास ही हाँ मोबाइल हुआ करते थे। हाँ हमारे लिए तो दूर की कौड़ी थी। तो आए अपना स्लीपर कोच में, वो बाथरूम के पास में चादर बिछा के आके, बहुत संघर्ष की कहानी है। वहीं पर सामने सेक्टर 11 में एक बगीचा है, उसी में चादर वादर बिछा के सोए थे। मुकेश कुमार जी थे उस समय संपादक। ऑडिशन वगैरह करवाया उन्होंने, फिर हो गया सिलेक्शन। फिर वहाँ से जर्नी शुरू हो गई। फिर उसकी कहानी भी बहुत लंबी है, क्योंकि पारिवारिक स्थितियाँ वही थी। लेकिन फिर उसके बाद जो पैसा मिलने लगा महीने का, हाँ 2-3 महीने बाद से,
वाह उसने पटरी पे बैठा दिया। उसके बाद मैंने कुछ सोचा नहीं बहुत, उसके बाद बस ऐसे रेत की तरह मुट्ठी से निकल गया समय। फिर मैंने जनमत में काम किया, लाइव इंडिया हो गया वो, फिर मैं जी भी गया, फिर जी बिजनेस के लिए एक प्रोग्राम किया, IBN 7 में काम किया जो न्यूज़ 18 इंडिया हाँ, हो गया है अब। हाँ, फिर दूरदर्शन के लिए मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। अमर उजाला जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहा, बहुत कुछ सीखा मैंने डिजिटल मीडिया का। मेरा एक तरह भारत एक्सप्रेस के साथ काम किया। ओके, अब मैं भूलने भी लगा हूँ, अब मुझे इतने सारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, लेकिन ये प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मैंने काम किया। और तो किताब कैसे लिखने का समय मिल जाता था और क्या-क्या लिखा आपने? 7 किताबें लिख मैं डाला। सोच रहा था कि मैं भूल तो नहीं गया, पता नहीं क्या पूछा था टंडन साहब ने और मैं कहाँ कहानी में खो गया हूँ। तो अब मैंने आपको जो अपॉर्चुनिटी वाली बात कही थी कि हाँ, आपके पास अवसर आ रहा है, लेकिन अवसर के साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि आप कितने तैयार हो। तो लिखने का तो मुझे शौक आ गया था, क्योंकि जैसे ही मैंने चैनल को ज्वाइन किया था तो पहले तो स्क्रिप्टिंग वगैरह करते थे, डेस्क पे थे। हाँ, राहुल देव जी का प्रोग्राम मैंने बनाया, खुद मैं एंकर अच्छा, करता था लेकिन उनके प्रोग्राम को प्रोड्यूस करता था। तो वह अच्छा, बड़ा अच्छा अनुभव था मेरे लिए। हाँ, उनका बड़ा प्यार स्नेह मिला, बहुत स्नेह मिला, जिनको कभी देखा करता था ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हाँ, फिर का शेखर सुमन थे, वीर सांग, बड़े बड़े लोग थे। अलका सक्सेना जी हैं, हरीश गुप्ता जी हैं, उमेश उपाध्याय जी स्वर्गीय अब रहे नहीं, वो तो हमारे गुरु तुल्य थे। बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के साथ काम करने हैं। सुधीर चौधरी जी जैसा हाँ, आपने ज़िक्र किया, वो बाद मैंने में भी वो देखा भी था। आए लाइव हाँ, इंडिया, उनके साथ लंबा समय काम करने का मौका मिला। सुशांत हमारा बहुत प्यारा मित्र रहा है, भाई है। उसके साथ लंबा समय, अब तो वो बहुत हाँ, बड़ा स्टार हो गया हाँ, है। हाँ, रूबिका है, ऐसे बहुत सारे हाँ, लोग हैं जिन्होंने साथ में काम किया। तो ये एक जर्नी थी। इस जर्नी में मैं कभी अपने आप को एंकर कंसीडर नहीं कर पाया। अच्छा था, बुरा था, ये लोग तय करें, वो मेरे काम की तरह रहा। और मैंने खूब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, इससे ये आकलन किया कि हाँ, शायद मैं अच्छा करता हूँ। मुझे प्राइम टाइम एंकरिंग का मौका मिला, मुझे एंकर्स में वरीयता दी गई, हाँ, मुझे एंकर्स का इंचार्ज बनाया गया, फिर तो मुझे ये लगा कि हाँ, मैं अच्छी एंकरिंग करता हूँ। इन हाउस तो कम से कम ये चल ही हाँ, रहा आकलन, और बाहर लोग पसंद कर रहे होंगे इसलिए इन हाउस। इसके बावजूद मैंने कभी खुद को एंकर नहीं माना, और ना ही एंकर बनना मेरे जीवन का मूल मकसद रहा, क्योंकि उससे क्या मिलेगा? तुम रोज एक जैसा काम, अभी कोई नहीं समझ सकता, अभी जिसको बनना है ना वो बन ले एक आध बार। उसके बाद अब आप एक तक आए। आदमी जो बैठ चुका उस हॉट सीट पे, खूब बैठ चुका। मैं तो अभी जब भी काम करता था, नए बच्चों के साथ भी काम किया, हाँ, तो उनके लिए कई बार डिस्करेजिंग भी हो जाता। मुझे लगता था मैं इन्हें एनकरेज कर रहा हूँ या डिस्करेज कर रहा हूँ, कि ये कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, तुम कितने ही बड़े शोज कर लो, कोई पैनल हाँ, डिस्कशन कर लो, कोई इंटरव्यू कर लो, यादों में आके रह जाएगा। हाँ, और ऐसे ही किसी दिन आके आपसे बात करूंगा, ये भी नहीं करता तो कुछ और बात करता। और कितने किस्से सुनाऊं किसके साथ क्या बात हुई है, इतने तक थोड़ी सिमट करे जाना नहीं, मुझे। हाँ, मैंने खुद क्या सीख लिया, वो एक्सपोजर है, उसके लिए मेरा ईश्वर को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। वो अवसर कितने लोगों को मिलता है। तो मुझे वो अवसर मिला, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे लेखन का शौक तभी से चढ़ना शुरू हो गया। फिर मैं बना प्रजातंत्र लाइव अखबार का संपादक। अच्छा, अब अखबार में मैं काम करता रहा था और लिखता रहा था, सतत लिखता था। अच्छा, लेकिन अखबार को चलाना, और वो भी संपादक की भूमिका में। फिर उसमें रास बिहारी जी आज नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष हैं, हाँ, वो भी मेरे साथ थे, मेरी टीम का हिस्सा थे। मैं संपादक था, तो कहते थे कभी लिखूंगा सबसे छोटे संपादक आप ही रहे हो मेरे। मेरे फिर प्रिय बड़े भाई हैं, मेरा हाँ, पूरा सम्मान रहा। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे हाँ, जो बहुत सीनियर थे, लेकिन क्योंकि मेरी पोजीशन वो थी, तो इन बड़े बड़े लोगों के साथ, प्रिंट के हाँ, बड़े पत्रकारों के साथ। हाँ, और प्रिंट पत्रकारिता में बड़ी मारामारी थी, अखबार हाँ, बंद हो रहे थे, तो सारे बड़े पत्रकार जो हैं वो कहीं नया होता था तो मिल जाते थे। हाँ, तो मुझे ऐसा अवसर मिला कि बहुत सारे बड़े पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए, जिनका मैं संपादक था। उनका दुर्भाग्य मेरा महान सौभाग्य। और लाइव इंडिया मैगजीन, हाँ, उसको भी मैंने लॉन्च किया। तो इन दोनों के दौरान मेरे लिखना खूब हुआ। लिखना मुझे खूब अच्छा लगता है, लिखने अच्छा, की मेरी प्रतिभा भी अच्छी रही, अच्छा, टाइपिंग भी मेरी अच्छी रही। मेरा सोचना और लिखना और टाइप करना, ये दोनों हाँ। एक साथ चलते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कैसे होता है। ये कुछ तो होगा कि कुछ ऐसे भी पब्लिशर रहे ना जो आप इंटरनेशनल जो तो उस इसके बाद में मैंने पहली किताब लिखी अपनी कॉलम लिखते-लिखते। मैं कॉलम लिखना चाहता, सत्य की खोज, वो प्रभात प्रकाशन ने पब्लिश की, जो भारत के बड़े प्रसिद्ध हाँ, इसके बाद में IBN 7 में जब था, तो उनकी वेबसाइट IBN खबर के लिए मैंने काफ़ी ब्लॉग्स लिखे, और एक सीरीज़ मेरी चल रही थी भगवा आतंक के ऊपर। मैं एक के बाद एक कई हाँ, उसमें चीज़ें खूब नाम उछला था तो आपका मैं बहुत। खूब एन्जॉय कर रहा था उसको। तो ब्लूम्सबरी जो हैरी पॉटर के पब्लिशर हैं, हाँ, लंदन बेस्ड पब्लिशर, प्रवीण तिवारी हैं उसमें, उसको हेड कर रहे थे इस समय। अब वो किसी अन्य पब्लिशर के साथ हैं, मेरे ही नाम राशि हैं वो। अच्छा,
तो प्रवीण तिवारी जो है वो मुझसे संपर्क करने आए, बोले मैं प्रवीण तिवारी, मैंने कहा मैं भी प्रवीण तिवारी। तो उन्होंने कहा कि आप क्या ये जो लिख रहे हैं ये किताब की शक्ल में लिख सकते हैं? और मैंने कहा अच्छा। ब्लूम्सबरी और आप, मैंने कहा 1-1.5 साल उनके साथ में मेरी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई एज एन ऑथर। हाँ, मुझे पब्लिकेशन और स्टैंडर्ड पब्लिकेशन के मायने समझ में आए। ऐसे किताबें लिखना, खुद छापते रहना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ। तो चैट जीपीटी का ज़माना है, हाँ, डिजिटल मीडिया का ज़माना बहुत। है। वो ज़माना था जब मैं एक-एक पर्ची में लिख-लिख के रखता है। हाँ, और पी खुराना साहब को भी मैं याद, आयुष्मान खुराना बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं आज, हाँ। उनके पिताजी पी खुराना, अच्छा। उनका मेरे प्रति बहुत प्रेम रहा। वो तो ऐसा भी कहते थे कि मेरे 3 बेटे हैं, अपार शक्ति, आयुष्मान तो हैं, ये भी हैं। हाँ, अपार शक्ति को तो हालाँकि मैंने बहुत देखा है, हाँ। छोटा-सा देखा उसको उस समय पर तैयारी करते हुए। अच्छा। आयुष्मान तो ख़ैर उस समय स्टार हो चुके थे। हाँ, तो पी खुराना साहब जो उनके पिताजी अब रहे नहीं, हाँ। स्वर्गीय हैं, तो हुँ। उनका मुझे बड़ा स्नेह मिला। उन्होंने लेखन, क्योंकि वो बड़े पब्लिशर के लिए लगातार किताबें लिखते थे, तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए थे कि आप जब भी कुछ आइडिया आए लिख के कहीं पर्ची डाल दो, ये याद नहीं रहता। हाँ, तो मैं बोलिए। आजकल भी करता हूँ। जैसे मैंने आज सोचा था हाँ, कि कल से लेकर आज तक पता नहीं दिमाग में क्या-क्या बातें आ रही थी, तो मैं उनको अपने व्हाट्सएप पर भेजता जा रहा, अपने ही दूसरे नंबर पे मेमोरी के लिए। भेजता जा रहा हाँ, हूँ। और वो सच बात है कि वो फिर याद करना पड़ता है कि क्या बात करने वाले थे, कि जैसे हाँ, आज टंडन साहब से बात करनी है तो इन हाँ। विषयों पर हालाँकि आप मेरी निजी बातों पर आ गए तो वो बातें सारे एक तरफ है। तो उनसे कुछ टिप्स मिले, कुछ ब्लूम्सबरी के साथ ग्रूमिंग हुई, किताब आई, फिर उसको अच्छा प्रतिसाद मिला, एनकरेजमेंट मिला। फिर एक किताब लिखी, इनोवेट इंडिया, स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा था। इनोवेट इंडिया जी बिज़नेस पर मेरा कार्यक्रम था, दूरदर्शन पर हम होंगे कामयाब या कामयाब हिंदुस्तान ऐसा करके कुछ कार्यक्रम था, और स्टार्टअप इंडिया के नाम से भी ऐसे कई कार्यक्रम थे जो मैंने किए। तो उस दौरान कई स्टार्टअप्स मेरे साथ जुड़े, स्टार्टअप इंडिया और अन्य संस्थान जुड़े। तो उनके साथ में उनके अनुभवों को लेकर एक किताब लिखी, इनोवेट, वो भी ब्लूम्सबरी ने पब्लिश करी। न्यूज़ एंकर एक किताब आपने देखी है, अर्चना और हमने वो लिखी है। वो श्रीवर्धन त्रिवेदी जी हमारे बड़े भाई हैं। चैन से सोना है तो अब जी, जागे। जी। हाँ, नहीं, उनका है सन्नाटे से सन्नाटे चीरते से हुए, छीनती हुई। उसको लोग बहुत हाँ, हाँ। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हाँ, उस हाँ, बात को लेके। सनसनी। जी, हाँ, तो उन्होंने उसको पब्लिश किया। तो इस तरीके से किताबें होती चली गईं और लेखन का ये सिलसिला अब भी जारी है। सच पूछो तो मैं बहुत अच्छा लेखक हूँ, नहीं हूँ, ये तो कोई बात नहीं। मैं बहुत अच्छा लिखना चाहता हूँ। मैं कुछ सेल्फ हेल्प मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, सत्य की खोज और 24 दिन 24 बातें, मेरी 2 किताबें उसी दिशा में, लेकिन मैं उस पर बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैं अब नॉन फिक्शन या ये सब इन चीज़ों में जाने के बजाय स्ट्रेट साइकोलॉजी पर और लोगों पर, द रोड लेस ट्रेवल्ड मेरी बहुत पसंदीदा किताब है। और ऐसे ही बहुत सारी किताबें जिनसे मुझे लगता है कि मानव इतिहास में जो आगे तक सरवाइव करता है वो है ह्यूमन साइकोलॉजी पर आपने क्या कुछ सोचा। अनुभव किया है। हाँ, आज मैं और आप जो भी बात कर रहे हैं ना, मेरा अनुभव पता नहीं कितने लोग सुनना पसंद करेंगे, लेकिन जो लोग भी पसंद करेंगे वो साइकोलॉजिकली मेरी जर्नी में अपने आप को रखेंगे। हाँ, कि एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का, बहुत ही सामान्य परिस्थितियों का लड़का, आज भी मैं उससे नहीं निकला, क्योंकि वो हाँ। मेंटली आपके अंदर आ जाता है, आपकी नर्चरिंग में होता है, तो मेरे स्वभाव में है। लेकिन मैंने जो जो किया वो लोगों की नज़र से देखा कि हाँ, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत कर रहे हो। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत कृतज्ञता से भरा रहता हूँ, बहुत संतोष के भाव से भरा रहता हूँ। मुझसे कभी कहते हैं कि आप ने जो सपना देखा था वो पूरा कर लिया। मैं कहा ये सब सपना देखने की औकात ही नहीं थी मेरी। ये सब मेरी सोच के, ये बियॉन्ड माय इमेजिनेशन था हाँ, जो मैं कर रहा हूँ। हाँ, अब मैं जो कर रहा हूँ उसके बाद डेफिनेटली इससे आगे थोड़ा सा सोचता हूँगा, हाँ, तो मैं वैसे ही सोचता हूँ। मैंने अपने हाँ, आप को समझा दिया कि जब तूने वो वहां पे नहीं सोचा तो अभी भी ज्यादा दिमाग मत लगा, हाँ, पर जो सामने आ रहा है उसको तू बहुत अच्छे से करता चला जा। अपने आप क्या होगा वो ऊपर वाले पर छोड़ दे, तैरो मत बहो, ये मेरी फिलॉसफी है। ज्यादा हाँ, हाथ पैर हाँ, मारने ये वाले मैंने भी डूबते देखा था, हैं। तैरो मत बहो। हाँ, बहने वाले वो उनको अच्छी तेज लहरें जो है किनारे लगा देती है। तो मैं इसी में बिलीव करता हूँ, मैं ज्यादा झंझट में पड़ता नहीं हूँ। तो किताब मुझे अभी लिखनी है। अभी आपने कहा कि इतनी किताबें कैसे लिख ली, ये तो कुछ नहीं है। ऐसी किताबें आप रोज बैठ के लिख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ एक सीरियस काम करूँ, पर उसके लिए बहुत सही कह रहे हो आप, हम्म, सब कुछ छोड़ छाड़ के बहुत एकांत और उसमें डूबना पड़ता है। जब आप एक किताब लिखते हो ना, तो आप वो किताब हो जाते हो। आपकी जिंदगी में सिर्फ वही होता है, उसी से जुड़ी रिसर्च होती है, उसी से जुड़े लोग होते हैं, उसी से जुड़ी बातें होती हैं। तो आपको सब छोड़ना छूट ही जाता है अगर आप सीरियसली लिख रहे हो। इसलिए मैंने कई और प्रोजेक्ट किए, कई और किताबें लिखने, और आधी अधूरी पड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी, तो उस तरफ को मूव ऑन हो गए या अच्छा, कुछ और काम करने लग गए, तो वो छूट गया। किताब लिखने वाले भी ध्यान दो, सिर्फ किताब लिखने के लिए मत लिखो।
किताब अगर जी रहे हो ना तो वो किताब निकल कर आएगी। और झंझट में मत पड़ो कि कौन पब्लिश करेगा, क्या करेगा। तुम पहले किताब अच्छी लिखो, फिर देखो उसका मजा। एक रंग और भी है आपका, आप कार्टूनिस्ट प्राण साहब के साथ भी मैंने देखा कि पहले आपके अखबारों में भी आप बहुत अच्छे कार्टून के साथ, तो वो कैसा था? मेरी जो पीएचडी है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है एज दी फर्स्ट एवर पीएचडी ऑन पॉलिटिकल कार्टून्स। मेरी पीएचडी पॉलिटिकल कार्टून्स अच्छा। पर है। प्राण साहब तो मुझे खैर बहुत बाद में मेरे एक शो में गेस्ट बन के आए थे, तब मिले। हाँ। और प्राण साहब पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट नहीं थे। ज्यादा बड़ी उपलब्धि मैं जीवन में मानता हूँ आर के लक्ष्मण साहब का मेरे हाँ। जीवन में आना। आर के लक्ष्मण साहब की वर्कशॉप में मैं रहा हूँ। 14 दिन का साथ उनके साथ में मिलना बहुत बड़ी बात थी, और बहुत स्नेह, बहुत डांट, सब कुछ मिला। हालांकि उस उम्र में वो जितना सिखा सकते थे, मतलब बारीकियां, पर उनको देखना, उनके पास होना, वो ऊर्जा महसूस करना, उनके लेक्चर्स को सुनना, और अगर उन्होंने 2 लाइन भी ड्रॉ कर दी, हम मारा मारी मच जाती थी कि हाँ। कौन छीने उनका बनाया हुआ हाँ। कार्टून। हाँ। और वो बहुत सीमित बनाते थे, तो वो बहुत प्रेशियस था वो मोमेंट। फिर सुधीर तेलंग साहब उसी वर्कशॉप में मिले थे। फिर जब मैंने अपना डिसर्टेशन दिया मास्टर्स का, तो डॉक्टर मानसिंह परमार जो मेरे पीएचडी गाइड रहे, गुरु हैं मास कम्युनिकेशन के, उन्होंने कहा कि बेटा इसको पीएचडी में कन्वर्ट करो। हाँ। तो एनकरेजमेंट था, मेरा मन भी था कुछ लिखूं। तो फिर मैंने पॉलिटिकल कार्टून्स, क्योंकि कार्टून्स बनाना तो बहुत मुश्किल है। कार्टून बनाना इसलिए मुश्किल है कि आपको उसमें समर्पित होना पड़ेगा। और कार्टूनिंग की लाइफ जो है ना, वो एक सन्यासी का जीवन है, हाँ। एक योद्धा का जीवन है। उसको मिलता कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने पैशन के लिए चलता है। मेरे अंदर उतना पैशन था नहीं बनाने को लेकर। अच्छा। मेरे अंदर हो सकता है कि और चीज़ों की भूख ज़्यादा हो, या फिर आप हाँ। बहुत ज़्यादा नावों पर सवार होते हो, हाँ। तो आपको जो थोड़ा तेज़ कुछ चीज़ रफ्तार छोड़ना, दिखती है हाँ। तो आप उसमें चले जाते हो। तो मैंने सोचा था, मैंने बहुत सीरियस करियर के तौर पर भी पॉलिटिकल कार्टून्स को सोचा, लेकिन मुझे लगा कि इसमें संघर्ष बहुत है। मैं डर गया, एक तरीके से भाग अच्छा। गया उससे। अच्छा। पर मैंने इसमें पीएचडी करी, और मैंने अच्छा। सारे कार्टूनिस्टों से बात करी, और बेस्ट पॉसिबल जो कुछ लिख सकता था कार्टूनिंग के बारे में वो लिखा। कार्टूनिस्ट प्राण मेरा नया दिन नई बात एक शो था, जिसमें बहुत सारी सेलिब्रिटीज आई। उनमें से एक ये भी आए। पर ये बात सही है कि उस समय जब वो आए तो मेरा मन था कि मैं उनसे कभी मिलूं, और जब मैं उनसे मिला तो मैं बहुत खुश था। मैंने कहा चाचा चौधरी साबू, ये हाँ, तो बचपन से हम लोग पढ़े हैं मेरी इसकी जिंदगी किताबें। का। और आशा जी जो उनकी धर्मपत्नी है, वो अब भी संपर्क में रही, मेरे बच्चों के लिए कॉमिक्स भेजती हैं, तो अच्छा। बहुत खुश होती हैं पुरानी पोस्ट कभी देखकर। तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये जीवन में कैसे कैसे आपसे बात कर रहा हूँ, कितनी कृतज्ञता से भर जाऊं, कितना अभिभूत हूँ। मतलब मेरी लाइफ एक सपने जैसी लगती है मुझे कि बैठ। हाँ। और फिर इसी में आए थे राम गोपाल बजाज जी, जो बात वहां छूट गई थी। हाँ। तो राम गोपाल बजाज साहब का इंटरव्यू मैंने किया, फिर मैंने उनको बढ़ाया। मैंने कहा जिंदगी बर्बाद कर दी आपने मेरी। बोले अरे मैंने क्या किया? तो वो बोले, मैंने कहा उनसे कि हाँ। आपने मेरा एनएसडी में सिलेक्शन नहीं किया, मैं सुपरस्टार बन जाता, इतनी तैयारी की थी। वो डायरेक्टर थे उस समय, अच्छा, मैंने जो आपको हाँ, बताया ना, घूम वो कर कहा वो यार आप, घूम हाँ। के आए। हाँ। तो कह रहे तुम्हें मेरा धन्यवाद देना चाहिए, कितना कि मैं बढ़िया यहाँ पे काम आया। कर रहे हो यार हाँ। तुम, बताओ। वहां पे उस समय पे अगर हो जाता सिलेक्शन तो ये सब थोड़ी कर पाते। तो मुझे एक बात तो समझ में आई कि जो छूटता है ना, वो बहुत कुछ देने के लिए छूटता है। तो आज भी लाइफ में जब छूटता है, या हाँ। जब कहीं आना जाना होता है, जैसे आपके पास आ रहा हूँ, हाँ। तो मैं ये सोच के नहीं आऊंगा कि मैं कितने बड़े पॉडकास्टर के पास जा रहा हूँ, या मुझे यहाँ से क्या मिलेगा। मुझे ये पता है कि यहाँ जब मैं आ रहा हूँ तो ये एक ईश्वरीय संकेत है, हाँ। और ये एक योग संयोग बन रहा है, और यहाँ से कुछ द्वार खुलेंगे, एक संबंध बनता है। एक तो हाँ। जैसे आप मिले, अब जीवन पर्यंत एक संबंध। इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, इतने सालों से हाँ, आप काम मैं कर तो रहे हैं, देख के आया वो सारे। हमारी कोई मेल मुलाकात नहीं है। नहीं, नहीं। कभी जीवन में हो सकता है हमें 50 बार आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ी हो, कहीं हाँ। लेना देना नहीं, आपको हमारे सहयोग की हाँ। आवश्यकता पड़ी हो, कहीं कोई लेना देना नहीं। हाँ। ये तार जोड़ना बहुत जरूरी है। मैक्स गुंटेर की किताब है लक फैक्टर। अच्छा। अब किस्मत की बहुत बात करते हैं लोग, हाँ। तो उन्होंने किस्मत के बारे में एक बड़ी अच्छी बात लिखी। वो किस्मत के ऊपर, मुझे बहुत पसंद है वो किताब। हाँ। मिली भी लक से। हाँ। मैं यही जो द रोड लेस ट्रेवल्ड पढ़ रहा था, इसी के पीछे लक फैक्टर के बारे में लिखा, जैसे विज्ञापन होता है ना किताब हाँ, का, हाँ, वैसे हाँ, था हाँ। एक कि ये भी पढ़िए, ये भी अच्छी किताब है। तो मैंने कहा इसको ढूंढता हूँ, और ढूंढना शुरू किया साहब। सबने कहा कि हाँ आती तो है तो सही, मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही है, आउट ऑफ स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक। हाँ। मतलब विश्वास करिए, मैं जितनी जगहों से किताबें खाऊं, मैं किताबें बहुत खरीदता था। अब हाँ। थोड़ा कम हो गया, अब तो जो हाँ। मिल जाती हैं वही बहुत है, या बहुत हाँ। मन होता है तो कोई किताब ले लेता हूँ। लेकिन पहले तो ढेर होता था मेरे पास किताबें। हाँ। मुझे घर से बीवी कहती थी कि किताबों का यार तुम कहीं ठिकाने लगाओ इसको। हाँ। भर जाती थी किताबें। हाँ। तो ये जब किताब नहीं मिली, तो फिर मैं एक दिन सीपी में घूम रहा था, तो वहाँ पे एक बड़ी दुकान है किताबों की। तो मैंने एक लाल रंग में लक फैक्टर लिखा देखा, तो मैंने अच्छा। उठाया और मैंने कहा देखा। फिर मैंने
राइटर का नाम पढ़ा, हाँ, तो उसमें ऑथर दूसरे थे, इसमें मैक्स गुंटेर थे। अच्छा। अब मैंने ये ले ली, तो उस किताब में पहले ये लिखा है कि अगर तुम्हारी तुम्हारी किस्मत में है तो ये किताब तुम्हारे हाथ में आएगी। अच्छा। अच्छा, वो किताब नहीं, सिर्फ नाम है, हाँ, लक फैक्टर नाम है, हाँ, नाम इसका भी लक फैक्टर है, हाँ, लेकिन ये दूसरी किताब है हाँ। और ये ओरिजिनल किताब है। दरअसल अच्छा। वो जो किताब थी वो उसके बाद में आई थी, अच्छा, प्रतिरूप और पे। ये जो है ये किताब जो है ज्यादा वो मानी जाती है। फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, मेरी रुचि थी, तो लक फैक्टर में बड़ा क्विक समझा देता हूँ, अच्छा। जो दर्शक सुन रहे होंगे उनको भी, कि हाँ। वो किताब में क्या है, अगर उनको ना मिल पाए वो हाँ। किताब। तो किस्मत क्या है, तो किस्मत के बारे में बहुत सारी डेफिनेशन मिलती है कि सही समय पर सही मौका मिल जाए तो हाँ। किस्मत कहा जाता है, और तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो तो अच्छा तुमको मिलता है, भगवान तुम्हें अच्छे परिणाम देता है। ये सब सच है, हाँ, मैं किसी चीज को डिनाय, जो भी आपका अनुभूत है वो सब सत्य है। लेकिन किस्मत को साइंटिफिकली कैसे, मैं क्या किस्मत बना सकता, मैक्स गुंटेर उस पे लिखते हैं, इसलिए मुझे अच्छा। मजा आया। अच्छा, उन्होंने किस पर करा सारा एक्सपेरिमेंट? किस पे? किस्मत की जरूरत सबसे ज्यादा किसको होती है? सोचिए, थोड़ा सा सोचिए धीरज से। इंसानों को ये नहीं, किस इंसानों में किस्मत की जरूरत सबसे ज्यादा किस वर्ग के लोगों को होती है? वंचित लोग। मुझे लगता है किस्मत की जरूरत सबसे ज्यादा जुआरी को होती है, अच्छा। जुआ हाँ, खेलने हाँ, वालों को किसी होती है चीज पे कि लगाना है कब शर्त। कब आ रहा, कौन हाँ, सा हाँ, नंबर, कब आ रहा है हेड, हाँ, कब आ रहा है टेल, वो हाँ, उनके हाथ में नहीं है, किसी हाँ, मैकेनिज्म में नहीं है। हाँ, हाँ, कब क्या होगा ये किसी के हाथ में नहीं है, को किस्मत कहते हैं। हाँ, 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 आगे समझ में हाँ, हाँ, डेफिनेशन? समझ गया। तो जुआ, हम भी जब किस्मत की बात करते हैं तो समझ लो हम जुआरी हैं। और अगर तुम लॉजिकली हाँ, स्टेप वाइज कुछ करना चाह रहे हो तो तुम किस्मत के भरोसे नहीं हो, तुम अपने टैलेंट और अपना जो भी मेहनत से गड्ढा, जितना गड्ढा खोदना उतना हाँ। गड्ढा खोद के जहां से पानी निकालना निकाल लो। हाँ, फिर वहां पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये किसकी बात होगी? किस्मत की बात होगी। हाँ, ये अब किस्मत जिनकी चमकती है वो लोग कौन होते हैं, के वो लिए किस- उन्होंने कई ऐसी चीजें बताई जो बहुत पढ़ने और समझने जैसी। जैसे मैं एक बताता हूँ, स्पाइडर वेब नेटवर्क। स्पाइडर वेब यानी मकड़ी ने जाल बुना, हाँ, मकड़ी के जाल की तरह जो अपने नेटवर्क को बनाते हैं वो किस्मत वाले होते हैं, ऐसा लिखा। अब ये कैसे होता है? हाँ, जब जिससे मिल रहे हो उससे आत्मीयता से मिलो, मिलने के लिए मिलो, मतलब के लिए मत हाँ। मिलो, संबंध के लिए मिलो। जैसे जीवन में तुम अपने लोगों से मिलते हो ऐसे, और जो ज्यादा से ज्यादा नए लोगों में, जैसे आज किसी से कहा जाए कि फलानी जगह जा, अरे हाँ। हम नहीं यार, आज समझो ठंडा कितना बहुत रास्ता है, बंद कर दिया। हाँ, ठंडा बहुत है यार, हाँ, हाँ, आज बहुत ओले पड़ गए हाँ, हैं, हाँ। आज बहुत है ना। और ये मेरे अंदर भी रहा, ये सबके हाँ। अंदर होता है, हाँ। आलस्य कहते हैं इसको। होता है। ऐसे लोग बदकिस्मत होते हैं, ये उन्होंने लिखा है, मैं नहीं कह हाँ, रहा। ये अपॉर्चुनिटी मिस और ये करते हैं। मैंने अपनी जीवन में अनुभव कर लिया, और मैं गारंटी लेता हूं कि बिल्कुल सत्य है। हाँ, जो आदमी कोई भी काम, मुझे भी आज सुन रहे हो, कोई काम तुमको मिला है, तुमको कोई नया मौका मिला है, किसी नई जगह पर जाना है, कोई तुमको बहुत टेंशन हो रहा है कि क्यों जाऊं, क्या झंझट है, तुम चले जाओ तुरंत, किस्मत हाँ। तुम्हें बुला रही है। और किस्मत तुम्हें नहीं बुला रही है तो कम से कम तुम्हें आजमा रही है। हाँ, एक बार तोड़ोगे, हाँ, 2 बार तोड़ोगे, तीसरी बार भी तुमको ये आदत बना लेनी है कि तुम्हारा हर बार तुम जा रहे हो और तुम सही साबित हो रहे हो हाँ, कि यार फालतू ही गया, फिर भी तुम जाओ, ये मैं कह रहा हूं। हाँ। और देखो तुम किस्मत चमक जाएगी। और ये उसमें उन्होंने साइंटिफिकली बहुत अच्छे से लिखा। अब ये आजमाने वाली बात है, इसमें मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, हाँ। पढ़ाई लिखाई से साइकोलॉजिस्ट हूँ, हाँ। रिसर्च पेपर्स लिखना हो, थीसिस लिखना हो, मैं साइंस का स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं विज्ञान सम्मत ही बात करता हूँ। हाँ, वैज्ञानिक आधार में भी मैं ये मानता हूँ कि आपके पास में बेस होना चाहिए किसी चीज का, तो अपने जीवन को बेस बनाओ। इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, नहीं, मैं तुम्हें ये तो नहीं कह रहा कि हाँ, पर इसमें ये भी है कि कैसे लोगों के साथ में जा रहे हो, हाँ, तुम्हारा सर्कल क्या है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट हाँ। एस्पेक्ट है। हाँ, तो भाई साहब, वो आपने बोला था कि जाना है, हाँ। वो मेरा शराबी मित्र कह रहा है 5 बज गए, भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, अभी तक हाँ। आया नहीं यार, तू तो आया आपको नहीं। तो रोज बोले, मैं तो रोज, भाई साहब प्रवीण जी ने कहा था आपके पॉडकास्ट पे, तो 5 बजे चला जाता हूँ जैसे ही वो बोलता है। हाँ, ये नहीं होता है। हाँ, तो आपकी संगत क्या है? हाँ, एक किस्मत, हमेशा ये याद रखिए, पर्दा है। हाँ, अगर तुम कुछ जानते हो तब तो किस्मत है ही नहीं। हाँ, तुम कुछ जानते नहीं हो और हो जाए, वो किस्मत। उसी को तो किस्मत बोलते हो ना। हाँ, किस्मत हाँ। का मतलब क्या है? एक जुआ, मतलब कि तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है लाइफ में, हाँ। और हो जाए, हाँ, तो बाई ये चांस। हो गई किस्मत। हाँ, तो इस किस्मत को अनफोल्ड करो अपनी लाइफ में, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज पड़ी हुई है। हम ज्यादातर लोग अपनी, यही जो मैं रूड लेस ट्रेवल्ड की बात कर रहा था, इसमें एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, और वो मैं समझता हूँ कि सबको जानना चाहिए। हम हर, वो जैसे पैक हैं उसके राइटर जो हैं,
एमपैक, उन्होंने एक अपना निजी जीवन का उदाहरण दिया कि मैं, वो साइकेट्रिस्ट थे, बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट, बड़े हाँ। मशहूर तो रहे नहीं। उन्होंने अपने डायरेक्टर को जाकर, वो देखते थे कि मैं यार 9-9 बजे तक यहाँ पर लगा रहता हूँ और सब 4 बजे चले जाते हैं, मेरे पास ज़्यादा केसेस आने लग गए हैं, हाँ। मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, थोड़ा सीनियरिटी भी ज़्यादा है, लेकिन ये लोग तो 4 बजे निकल के अपना मस्त बियर मारते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, और मैं जो है यहाँ पर 9-9 बजे तक बैठा। तो डायरेक्टर के पास गए, बोले मैं इससे थक गया हूँ, आप ये थोड़ा शिफ्ट करिए इसको, मेरा समय कम करिए। डायरेक्टर ने बोला, ध्यान से सुना उनको, बड़े गौर से सुना, बोला इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तो बोले अरे प्रॉब्लम है तभी तो मैं बता रहा हूँ हाँ। कि आप ये बताइए क्या करना है, इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर वो अगेन बोले देयर इज अ प्रॉब्लम, मतलब आपके साथ प्रॉब्लम है। हाँ। वो बार बार एक ही बात बोलते रहे, आपके साथ प्रॉब्लम है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, आपके साथ। जैसे आप पूरी दुनिया और सारे लोग शिकायती मिलेंगे आपको दुनिया में, हाँ। सुनने वाले शिकायती, बहुत सारे लोग शिकायती, आपके जीवन में शिकायती लोग, अरे ये नहीं हो रहा, वो उसने ये करा है, उसने ये करा, मेरा जीवन इसकी वजह से बेकार चल रहा है, मेरा जीवन उसकी वजह से बेकार चल रहा है, हाँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सामने वाले को गलत वो ठहरा देते। 2-3 वो चले गए गुस्से में, पैर पटकते, जिन्होंने किताब लिखी, बोले हाँ। मैंने कहा कितना बेकार और वाहियात इंसान है, ये हाँ। मेरी समस्या नहीं समझना चाह रहा है। फिर बाद में उनको 2-3 महीने बाद समझ में आया कि समस्या सचमुच मेरी है हाँ, उसकी नहीं थी। और समस्या मुझ में है, हाँ। समस्या उसमें नहीं है। तो जिसमें समस्या उसी में तो समाधान होगा। हाँ। दरअसल वो समझा ये रहे हैं कि साइकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो न्यूरोसिस, या हम जैसे भी हो गए हैं, मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ। जैसे भी हम हो गए ना, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम सारी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालते हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार दूसरे हैं, हम नहीं हैं। हम नहीं है। आप किसी भी आदमी को देख लो कि तेरी हालत ऐसी क्यों है, उसकी वजह से है, इसकी तू परेशान क्यों है, उसकी वजह से परेशान हूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ गया बिल्कुल। और दूसरे प्रॉब्लम पे कहाँ ब्लेम है? करते हैं वो। प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ, खुद में है। वो नहीं ढूंढता कोई। तुम अपनी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मना हाँ। नहीं कर रहे कि प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं यहाँ पे बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ, हाँ। मुझे ऑफिस पसंद नहीं आ रहा, प्रॉब्लम है, हाँ। इससे इनकार नहीं है। हाँ। लेकिन वो प्रॉब्लम कहाँ है ये नहीं पता है तुम्हें, और तुम्हें जब ये नहीं पता है, तुम में ये स्वीकारोक्ति नहीं है कि मुझ में, तो तुम कहाँ ढूंढोगे? हर जगह ढूंढोगे, तुम्हें हर जगह दिखाई देगी वो प्रॉब्लम। तुम वहां से छोड़ दोगे तो जहां जाओगे वहां दिखाई देगी तुम्हें प्रॉब्लम। सारी कहानी लोगों की इसी से भरी पड़ी है, करियर की जितनी कहानियां हैं वो सब इसी से, दूसरों की, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, दूसरी समस्या, वो आगे निकल गया, हाँ, ये आगे निकल गया, ये भी टेंशन। अरे यार मैं ये कर रहा हूं लेकिन मुझसे बढ़िया तो वो कर रहा है यार। हाँ। अरे तुम क्या कर रहे हो, वो उस पर ध्यान दो ना। तुम हो सकता है कुछ ऐसा करो जो कोई और ना कर रहा हो। आज आपने भी पॉडकास्ट किया, मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन शुरुआत में जिन 2-4 लोगों ने किया उनको पॉडकास्टर के रूप में बहुत ख्याति मिली। हाँ। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई अद्भुत कार्य कर दिया, नहीं। जितने बड़े बड़े लोग आते चले जाते हैं, जितनी अच्छी बातचीत होती चली जाती, पॉडकास्ट की इंडस्ट्री को उन्होंने एक अवसर दिया। पहले लोगों ने सोचा ही नहीं था कि 2 लोग आपस में बैठ के बात करेंगे और लोग सुनेंगे। हाँ। तो उन्होंने वो मौका दिया, इसीलिए उनको प्रतिसाद मिला, क्योंकि वो अर्ली उनकी शुरुआत हो गई थी। हाँ। जितने न्यूज चैनल देखते हैं उनमें जब जिसकी शुरुआत हुई उसी स्तर पर टिके हुए हैं आज भी वो। हाँ। कुछ एक बाद में आके, क्योंकि उनका कहीं पुराना बेस बड़ा था, हाँ। तो उन्होंने अपने आप को और मजबूती से स्थापित कर लिया। आप ऐसे देखेंगे हाँ। हर कार्य में कोई ना कोई किसी से, लेकिन फिर भी आप देखिए कि नया भी कोई आता है तो वो अपनी जगह बना लेता है, हाँ। अपने तरीके से बनाता है, शायद औरों से और बेहतर बना ले। अब ये आपके सोचने का दायरा है कि आप कितना बड़ा सोच सकते हो, कितना आगे सोच सकते हो। एक समय पर कुछ 2-4-5 मोटिवेटर आए, यूट्यूब पे खूब छा गए, खूब छा गए, जम के छा गए, है ना, सब समझ जाएंगे, आप भी समझ जाओगे, लेकिन हम विदाउट कोटिंग एनी नेम, वो एकदम से गायब हो गए। हाँ। फिर नए पॉडकास्टर्स आ गए, हाँ। ये भी आने वाले समय में गायब हो जाएंगे। हाँ। हम जैसे एंकर्स रहे, एक समय पे खूब चले, खूब लोग देखते थे, खूब पहचानते थे, गायब हो गए, टीवी गायब हो गया, बड़े बड़े एंकर गायब हो गए, अब ये भी सोशल मीडिया के थ्रू आए। हाँ। ये भी कुछ बदल जाए, हर चीज बदलती जा रही है। 20-22-25 साल के लड़के जो हैं कमाल कर रहे हैं। हाँ। तो आप अपने जीवन में आगे जो थोड़ा सा बढ़ गए हैं, वो गड़बड़ा क्यों रहे? हथियार डाल दिए हैं, दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दिया, हाँ। अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे हो, समस्या कहीं और नहीं है, तुम में है। हाँ। चौथी पांचवी बातें, छठी बातें, सातवीं बातें, बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन एक ओवरऑल लब्बो लुबाब मैं अपने जीवन के अनुभव से बताता हूं। अगर तुम ओपन नहीं हो, अगर तुम इस बात के लिए तैयार नहीं हो कि आज मेरा 0 वाला दिन है, हाँ। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, आज मुझे नई चीज सीखनी है,
मेरे को कोई जानता हो ना जानता हो, मैंने कुछ हासिल किया हो ना किया हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे लाइफ में ठीक वैसे ही काम करना है जैसे वो 20 साल का प्रवीण आया सारा समय के बाहर और चादर बिछा के एक बगीचे में सो गया। हाँ। क्या मेरे अंदर वो कुव्वत है? हाँ, फिर कोई मुझे टंडन जी जैसा आके उठाएगा, अरे अरे सर यहाँ क्यों सो रहे हैं, आइए आइए आइए। या फिर मैंने अपना एक घर बनाने की क्षमता रखी हो या मेरे पास एक परिवार हो, ये सब अपनी। लेकिन मेरी सोच के स्तर पर, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं चादर बिछा के ही सो जाऊं, नहीं नहीं। मैं अपने घर में जाके सोऊंगा। हाँ लेकिन मेरी सोच का स्तर ये होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। पहली चीज जो अर्जित किया वो दुनिया जो समझ, हाँ मेरे पास मेरा अनुभव है, इससे मैं काम को और बेहतर कर सकता हूँ। मैं आने वाले समय में इस काम से आगे का काम कर सकता हूँ क्योंकि इसके पीछे का काम मैं कर चुका हूँ। हाँ अगर कोई नई चीज है उसमें कोई मुझसे बेहतर है तो निश्चित ही भले ही मैं अपने काम का सीनियर हूं, उस काम में वो मेरा सीनियर है, उसकी वो रिस्पेक्ट रहेगी। उससे मैं उसी तरीके, चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, हाँ उससे मैं वैसे ही सीखूंगा जैसे कि किसी भी नए व्यक्ति को सीखना चाहिए। और यही वो तरीका है जो आपको धीरे धीरे लाइफ में जहां जहां आप स्टक हो जाते हैं ना वहां से हटाता है। और आगे बढ़ते रहेंगे। समस्या कहाँ है इसको जान लो। हाँ दूर करने के लिए पहले अपने आप को जीरो तो बनाओ। हाँ और तुम्हें समस्या तभी होगी जब तुम कुछ मान के बैठे होगे अपने आप को। हाँ, मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया, नहीं। मैं आया मुझे पानी को नहीं पूछा, मैं आता हूँ ये खड़ा ही नहीं होता है। हाँ, कई लोगों के उदाहरण है मेरे जीवन में, मैं किसी का ईगो नाम ईगो। नहीं लिखूंगा। हाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको मैंने ये देखा कि कोई गार्ड खड़ा नहीं हुआ तो वो नाराज हो गए, गार्ड को नौकरी से निकाल दिया हाँ हाँ और मेरी नजर से उस दिन गिर गए। और मैंने कहा ऐसा भी क्या बड़ा होना, ऐसा भी क्या बड़ा होना हाँ कि तुम एक आदमी से जबरदस्ती की रिस्पेक्ट चाहते हो। हाँ, इसका मतलब तुमने अपने आप को कुछ मान रखा है सबकी नजरों में, और वो भी अच्छा। बेचारा देख नहीं पाया था हाँ इस चक्कर में। हाँ ये सत्य घटना है। तो ऐसा होता है। और लाइफ में हम चलिए दूसरों की बातें छोड़ें, उनसे हमने सीखा, वो भी हमारे गुरु। हाँ जिनसे हमने गलत चीजों को नहीं करना सीखा है वो भी गुरु मानते हैं। हाँ लेकिन अल्टीमेटली लाइफ में तुम अहंकार के किस स्तर पर हो, अपने को क्या मानकर बैठे हो, ये बहुत समस्या का विषय है। और वो जो समस्या मैंने कहा ना कि समस्या इधर है, वो समस्या की जड़ भी मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। लेकिन कितने लोग आइडेंटिफाई करते हैं, स्वीकार करते हैं, ये उनके अपने आत्ममंथन आत्मविचार का विषय है। अच्छा, हमें लगता है कि जैसे शाहरुख खान ने कहा है ना कि किसी चीज़ को आप दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको मिलाने के लिए साजिश करती है। तो आपके साथ ऐसा ही कुछ हुआ क्योंकि आपका प्रेम पत्रकारिता से ज़्यादा आपको एनएचडी की तरफ था। और देखो अब आप जब 27 साल आप पत्रकारिता हाँ, मैंने करते रहे, सोचा ही नहीं कि अभी इस जगह अब पे हम आऊंगा। सभी गोदान फिल्म आ रहे हैं। जैसे दर्शकों आपको पता है कि जितने अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जितने अच्छे पत्रकार हैं और इतने वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, अब इनका जो बचपन का जो प्रेम था, जो जिसके लिए हमें लगता है ये बने थे, इंदौर से चलकर दिल्ली आए थे, एनएचडी से जुड़े, वहाँ रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने जुनून बनाए रखा, मार्केट में बने रहे। एक बहुत अच्छा संदेश आप समाज के लिए देने वाली फिल्म में आपने क्या रोल किया है वो दर्शकों को बताएं। हाँ, बहुत अच्छा अवसर रहा। ये आपने ठीक कहा कि जीवन में मेरे फिल्मों में काम करना तो एक मकसद था, मॉडलिंग करना मेरा एक सपना रहा। मुझे बहुत अच्छे अवसर मिले, बहुत अच्छे फोटो शूट्स, खूब अखबारों में फोटो छपे, खूब मॉडलिंग की, तो वो एक सपना मेरा पूरा हुआ। दूसरा फिल्मों वाला सपना तो दूर की कौड़ी था, क्योंकि मेरा फिल्मों से कोई लेना देना नहीं। और कोई एक्टर के तौर पर मुझे लेगा इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि कहाँ से कोई। लेकिन ऐसा हो गया कि मतलब मुझसे मिलने के लिए विनोद चौधरी जी जो प्रोड्यूसर है फिल्म के वो आए, पवन कुमार जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, प्यारे भाई हैं। पवन जी खुद बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके वो साथी थे, मित्र थे। तो मुझसे मिलवाने लाए, कुछ ये कह के कि आपको किसी से मिलवाना है, तो उन्होंने मिलवाया मुझे। बात करते रहे तो फिल्म की ऐसे और क्या करते हैं प्रवीण जी, आजकल क्या कर रहे हैं, ये सब बातें। फिर उन्होंने इनको कहा हाँ ओके। अब मैंने कहा ये क्या ओके चल रहा है इनका। तो फिर पवन जी मुझे साइड में लेकर बोला भैया ये कैरेक्टर के लिए मैंने इनको कहा था, इन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टों से बात की, बात जम नहीं रही थी। हाँ। तो मैंने इनको कहा कि एक रेडीमेड कैरेक्टर है आपका, डॉक्टर रुद्रा जैसा चाहिए आपको गोदान मूवी में, उसका मुख्य खलनायक है, विलेन है इस फिल्म का, जैसा आपको चाहिए ना बिल्कुल वैसा बना बनाया किरदार। तो उसमें कुछ सीन्स थे छोटे मोटे कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं बोल रहा हूँ, अंग्रेजी बोलता हूँ और अंग्रेजी में भाषण हो रहा है, बहुत सारे विदेशी बच्चे बैठे हैं वहाँ, हीरो भी आता है अपना रिसर्च पेपर रखने, ऐसा एक सीन था। फिर हीरो को मैं बोलता हूँ किन बकवास चीज़ों में लगे हो, मुझे ज्वाइन कर लो, ऐसे 2-3 सीन थे। लेकिन फिर पत्रकार है, उनको जम गया, शायद मजबूरी का सौदा होगा जो उन्होंने मुझे ले लिया होगा उस समय पे। तो इसीलिए फिल्म के प्रमोशन में भी बहुत ज्यादा मैं नहीं दिखाई देता, क्योंकि उस समय फिल्म में काफी काम हो चुका था, ये किरदार अटका हुआ था इनका। अच्छा। तो उन्होंने ये जब सीन किए तो अमित प्रजापति इसके डायरेक्टर हैं, उनको लगा कि इनमें पोटेंशियल है। हम सोच रहे थे पत्रकार है, मजबूरी में करवाना पड़ेगा, पर ये तो ठीक कर रहा है। तो वो जो पूरा मैंने कहा मैं तो थिएटर का आदमी हूँ, मैं कर सकता हूँ इसको।
तो मैंने उसको थोड़ा और किया, फिर उन्होंने सीन बढ़ा दिए, फिर उन्होंने जो अटेम्प्ट दिए मैं जल्दी जल्दी करता गया, जल्दी जल्दी शेड्यूल में हो गया, तो काफ़ी सारे सीन्स फिर उसमें निकल के आए। फिर फाइनली जब मेरा काम खत्म हो गया था, उसके 10 दिन बाद फिर फ़ोन आया, 15 दिन बाद, कि अभी आपके साथ एक शेड्यूल और प्लान हुआ है और ये वाला शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिर एक आखिरी का सीन और बहुत ही प्यारा सीन है और हाँ। वीएफएक्स का भी बड़ा अच्छा काम है, वो हुआ। और ये गाना जो कैलाश खेर जी ने गाया है, मुझ पर अच्छा। फिल्माया गया है, और किसी खलनायक, मतलब मुझे फिल्म में जब लिया भी गया, मैंने 2 हाँ। सीन कर भी लिए, तो मुझ पर कोई गाना फिल्माया जाएगा, वो भी फिल्म का फ्लैगशिप सॉन्ग है, हाँ। जिसको अभी हर जगह विनोद चौधरी जी जहाँ भी जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ हाँ। सरकार ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, मुझे लगता है कि हर जगह अब जितने भी राज्य हैं और गौ को लेकर जो बहुत कार्य कर रहे हैं, उनको ये हाँ। फिल्म बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि इसको बहुत गाय सेंट्रिक आप मान रहे हैं, गाय तो है इसमें सब कुछ, हाँ। गौ माता ही सब कुछ है, लेकिन गौ माता को लेकर जिस तरह के इमोशंस ये जगा रही है, अच्छा। गौ माता कैसे हमारे जीवन और परिवार का हिस्सा है, उसकी किडनैपिंग हो रही है, इसमें पुलिस है, एक्शन है, और गाय को लेकर सेंटिमेंट्स भी हैं, फिर अमेरिका और इंडिया, और फिर वो विलन और हीरो, सब कुछ है इस फिल्म में, बहुत कुछ है। तो बड़ी बढ़िया फिल्म है, कमर्शियली भी। दूसरा, गौ माता का जो मैसेज आपने बताया, सही बात है कि एकमात्र ऐसा प्राणी इस धरती पर जिसका अपशिष्ट पदार्थ भी पवित्र है, और हाँ। हमारे घर में कोई पूजा पाठ नहीं हो सकती हाँ। उनके बिना, चाहे हाँ। गौमूत्र हो, चाहे गोबर हो, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व के हैं। उसके कंडा जो है वो हाँ। आज भी हमारी पूजा और हवन में इस्तेमाल होता है। इतना इतना महत्व का जीव है, और इसीलिए हम गौ को माता कहते हैं। हाँ। हम सारे देवी देवताओं के साथ में कोई वाहन देखते हैं, भैरव बाबा के साथ कुत्ता होता है, हाँ। माता जी के साथ में सिंह भगवान होते हैं, नंदी होते हैं शिव हाँ। जी के साथ, गणेश हाँ। जी के साथ मूषक होते हैं, हाँ। सबके साथ, कार्तिकेय के साथ मोर, प्रकृति के साथ। हाँ। लेकिन गाय ऐसी हैं जो स्वयं में देवता है, हाँ। सभी समाहित कामधेनु है। है, हाँ। वो खुद ही देवता है। मतलब हाँ। आप किसी भी अन्य पशु को, जैसे शेर यहाँ भी रखे हैं हाँ। आपके यहाँ पे, हाँ। यही माता जी के साथ होते तो प्रणाम हो रहा होता ना। हाँ। तो शेर की वैल्यू क्या है? माता जी के माता जी साथ के है। साथ। लेकिन गाय की वैल्यू क्या है? अगर गाय की मूर्ति आज वो तो यहाँ रख स्वयं में देंगे भी तो अपने आप आप। करेंगे। हाँ। ये सेंटिमेंट्स है। हाँ। और ये गाना रिलीज हुआ, उस जिस तरह के सेंटिमेंट्स मैंने देखे लोगों के, मैं अभिभूत हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं जिस समय पर ये गाना लॉन्च हो रहा था, बड़ी भारी भीड़ मौजूद थी। उसका छोटा सा वीडियो भी मैंने बनाया, हाँ। अगर मेरे फेसबुक पर जाकर देखना चाहे तो। हाँ। बाकी तो और लोगों के पास और वीडियोस होंगे, लेकिन उत्साह में भीड़ लगी हुई थी। मंच पर बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे, तो मैं तो हाँ। कोने में खड़ा हो गया, मैं और अमित प्रजापति जो डायरेक्टर हैं। हाँ। तो गाना बजा, तो टीम ने कहा, अरे सर गाना बज रहा है आपका। हाँ। बहुत दौड़ा, मैंने कहा देखूं तो हाँ। सही। तो मैं भी भीड़ के साथ खड़े होकर गा, और जब मैंने उस गाने को देखा, हाँ। पहले तो एक्साइटमेंट में मैंने वीडियो भी बनाया, कुछ देर में उसको देखता रहा, और फिर मैं अभिभूत हो गया। फिर मेरी आंखें भी थोड़ी नम थी, क्योंकि वो गाना इतना सुंदर निकल कर आया, और उसको लेकर जो लोगों का आरती वाला भाव था कि हाँ। लगातार क्लैप कर रहे हैं हाँ। और उसको गुनगुनाते रहे। फिर किसी ने वहां से मेरी तरफ देखा, कुछ वीडियोस बना रहे थे, तो भीड़ ने फिर मुझे देखा हाँ। कि ये वही आदमी है क्या जो यहाँ पे। अब वो हाँ। मैं ऐसे गेट- था, और वो उसमें गेटअप थोड़ा सा अलग था। हाँ। हाँ। तो फिर उन्होंने, कुछ लोगों ने दाढ़ी वाड़ी से पहचाना, तो हाँ। सब आ गए मेरे पास, फोटो हाँ। वोटो खिंचाने लगे। तो मेरी आंखें थोड़ी नम थी, जैसा होता है जनरली हाँ। लोगों में। तो मैंने हाँ। वहां पर अपने लोग, सभी जितने लोग मौजूद थे, उनसे कहा कि बस इतना ही सहन होता है, मैं इससे ज्यादा सहन नहीं कर। मैं ऐसी नम आंखों से वहां से निकल हाँ। गया। तो ये एक छोटा सा रोचक सफर इस फिल्म का रहा। मैं कोई फिल्म अभिनेता नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिल्मों में और काम मिलेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। ये काम जो मिला है, ये सचमुच मेरे लिए किसी चमत्कार। और मैनिफेस्टेशन जो आपने कहा, हाँ। उसमें मेरा हाल में बड़ा बिलीव बढ़ा है। डॉक्टर अमित कुमार हैं, एक बड़ा अच्छा मैनिफेस्टेशन पे पॉडकास्ट भी करते हैं, मेरे मित्र भी हैं बहुत हाँ। अच्छे, उनकी किताब भी आई है। तो मैनिफेस्टेशन पे मेरी उनसे काफ़ी बात होती है। और मैं मैनिफेस्टेशन को ऐसे एज वर्ड नहीं जानता था बहुत ज़्यादा। और मैं तुलसीदास जी के इस चौपाई को बचपन से जानता हूँ, बचपन से पिताजी ने सीखा, जेहि के जेहि पर सत्य सने हूँ, सो ते ही मिली न कछु संदेह। जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है वो उसको मिलता ही मिलता, संदेह मत करना। हाँ। ये तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। हाँ। तो आज मैनिफेस्टेशन में कुछ भी बोलते रहो आप, हाँ। ये बात तो सही है कि अगर आपका किसी भी चीज पे, हाँ, अब आप देखते हो कि एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो और आप क्या कर रहे हो, हाँ। इसमें जो फर्क आता है ना, उसके कारण समझने के लिए आपको मैनिफेस्टेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से समझे। रोंडा बर्न ने सीक्रेट किताब लिखी, उसके बाद भी ये हाँ। काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी टर्म। फिर तो बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने, मैंने भी पढ़ा है इन लोगों को। हाँ। लेकिन मुझे जितना इतना मैं पढ़ता गया, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच एक किताब है वॉलेस डी वॉटल की।
वो किताब जो है इन सब किताबों की जननी है, अच्छा। क्योंकि वो 1907 में कभी लिखी गई थी, उनकी बेटी ने प्रकाशित करवाई, उसकी बड़ी रोचक है। उसमें पहले पन्ने पे लिखा है उन्होंने कि भारतीय संस्कृति में इसको, हिंदू संस्कृति में इसको माना जाता है। पहले पन्ने पे लिखा अच्छा। है, कोई और ईमानदारी से स्वीकार नहीं करता है। हाँ। उन्होंने बताया कि ये तो बहुत पुराना कल्चर है भारत का, कि हम जो सोचते हैं वैसा होता है, हाँ। इसमें कोई संदेह है ही नहीं, लेकिन जो सोच रहे हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा है, उसके एक्सपर्टाइज में मुझे एज साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि साइकोलॉजी भी मेरा एक विषय है हाँ। और मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि आज किसी की भी मदद करना हो तो साइकोलॉजी का वैज्ञानिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सलाह मशवरे तो बहुत लोग दे देते हैं, आप जब तक उसको स्कैन नहीं करते हैं, उसकी एनालिसिस नहीं करते हैं, उसको ठीक से समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, मूल प्रॉब्लम को नहीं पकड़ते हैं, तो उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। मुझे मोटी मोटी प्रॉब्लम ये समझ में आती है कि हम सोचते कुछ और हैं, लेकिन सिर्फ सपनों में ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, और जब हमारा एक्ट करने का समय आता है तो हमारा एक्ट उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। और आपके इमोशंस भी, आपके इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप फील क्या कर रहे हो अभी इस समय, घबराहट फील कर रहे हो, एक्साइटमेंट फील कर रहे हो, कुछ और, आप फील क्या कर रहे हो? जो भी सुन रहे हैं वो भी एकदम एग्जैक्टली इस समय पर, इस मौके पर ये महसूस करने की प्रैक्टिस करें कि वो फील क्या करते हैं, तुम्हारी अनुभूति क्या है। तुम्हारी अनुभूति, तुम्हारी सोच, फीलिंग का मतलब समझ रहे हैं ना आप? गुस्सा हाँ। आते हैं, हाँ। गुस्सा आया तो यहाँ पे एकदम एक जलन और हाँ। ये सब महसूस होता है। या कोई मिल गया पुराना दोस्त, या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, हाँ। अभी आ जाए, चेक आ जाए 10-12 लाख का कहीं से आ जाए आपके हाँ। पास, हाँ। तो जो एक फील आएगा ना, हाँ। वो जब आएगा, या अभी खनखना जाए जैसे ही आपके हाँ। SMS आएगी, अरे हाँ। भाई वो हो गया, डेबिट हो गया है, क्रेडिट हो गया क्रेडिट हो गया, सर, हाँ। मेरे डेबिट मेरा ज्यादा होता है ना। हाँ। क्रेडिट हो गया, देखो आप हाँ। तुरंत बोले, अरे क्रेडिट हो गया, बोलिए क्रेडिट हो गया, बोलिए, तो कितना एक्साइटमेंट आएगा किसी हाँ। के भी मन में। वो जो फील आता है ना, हाँ। वो फील क्या तुम्हारे अंदर बिना किसी कारण के भी आ सकता है। हाँ। इसकी प्रैक्टिस करके देखो, अपनी भावनाओं पर ध्यान दो। प्रसन्नता का भाव कब कब आता है? बच्चों के प्यार करते हैं, अपनों के साथ में होते हैं, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती, कुछ अच्छा हो जाता है, तो आपके अंदर एक भाव आता है ना। हाँ। उस मनोभाव को तुम वैसे भी पाने की कोशिश करो। अपने एक्ट से पाओ तो बहुत अच्छा है। ऐसा हर काम करो जो तुम्हें प्रसन्नता देता है, हर काम ऐसा करो। तुम्हें क्या काम अच्छा लगता है? हाँ, अब ये फिर वही बात, शराब वाली बात जो बता रहे हो, भाई साहब मुझे अच्छा लगता है डिस्को चला जाऊं, डिस्को चला जाऊं। हाँ। विश्वास करो, जितने लोग कभी सैटरडे संडे या ऐसे मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, जो रोज रोज ये कर रहे हैं ना, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत हाँ। परेशान है। जब किसी की आदत बन जाती है ना, ये हाँ। जिसको मस्ती समझते हो तुम, हाँ। वो मस्ती जब आदत बन जाती है ना, तो वो कितना परेशान करती है, उसका दर्द वही व्यक्ति जानता है जो उससे जूझ रहा है, उससे चाहकर भी नहीं निकल पाता, इसलिए साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी पड़ती है। तो खैर, कुल मिला के अपने भावों पर, अपनी भावनाओं पर ध्यान रखो और ऐसे एक्ट करो जो तुम्हें प्रसन्नता का भाव देते हैं। और अगर तुम्हारे एक्ट अलाइंड है तुम्हारे सपने से, हाँ। कि मैं एक्टिंग करता हूँ, हाँ। तो एक्टिंग के साथ में मेरा अलाइंड होना चाहिए सपना। मैं बन गया एंकर, मैं कई बार सोचता था ऐसा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, तो भगवान ने सोचा चल तू इतना सोच रहा था, तूने सोचा तो ठीक था, ये कर ले, चल तू बॉलीवुड के लोगों से बात ही कर ले, चल, ऐसे भी सोचता जुड़ाव था रहा मैं। उससे भी। हाँ। पर मुझे लगता है ऐसा होने से ज्यादा जरूरी ये था कि मैं उस समय पर कितना अलाइंड अपने एक्ट में था। हाँ। मैं जिस तरह के परिवेश में था, जो मेरी आर्थिक मजबूरियां थी, उसमें ये मेरे लिए एक चुनौती थी कि मेरे सामने जो आए पहले मुझे वो एक्सेप्ट करना कर है। रहा हूँ। तो मैं आज भी यही करता हूँ, मेरे सामने जो आता है हाँ। उस काम को करता हूँ। मैं बहुत दिमाग नहीं लगाता कि मुझे ये करना है वो करना है। मेरा मैनिफेस्टेशन ये था। ऐसे सोचो तो मैंने आपको पहले भी कहा था, हाँ। मेरे सपनों की औकात ही नहीं थी। सीधा शब्द, क्योंकि औकात समझ में आता है लोगों को, मैनिफेस्टेशन समझ में नहीं आता। हाँ। मैनिफेस्टेशन का ही मतलब समझ लो आप हाँ। औकात, कि तुम्हारे सोचने की औकात सीमा। ये थी ही नहीं सीमा। हाँ। हाँ। कि तुम यहाँ बैठोगे, टंडन जी पॉडकास्ट कर रहे होंगे या कोई और पॉडकास्टर पॉडकास्ट कर रहा होगा, तुम बड़े बड़े लोगों से इंटरव्यू कर रहे होगे, तुम 6-7 किताबें लिख लोगे, तुम कहीं प्रोफेसर बन जाओगे, तुम दिल्ली में रहोगे, तुम्हें 4-6 लोग जानेंगे। सब सोचा नहीं था मैंने, और मैं आगे के लिए भी नहीं सोचता, क्योंकि मुझे पता है इस सबका कोई मतलब नहीं है। सम्मान हो चाहे जो हो, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भूल जाता हूँ कई बार बताते बताते, नहीं तो बखानते बखानते ये भी बखानना चाहिए कि तुमने और भी बहुत कुछ कर नहीं, ये रखा तो है। बड़ी उपलब्धि है कि नहीं है उपलब्धियां, हाँ। लेकिन वो उपलब्धियों का क्या करूं, अचार डालूं? वो आपके लिए है, आप बोलते रहिए, आपके पास मैं आ गया तो आप किस्सा कहानी सुनाइए, सुनने वालों को। मेरे लिए किस काम की? हाँ। मेरे लिए हो गया, मेरे लिए तो आगे आज जीरो है। मुझे आगे हाँ। क्या करना है वो ध्यान दूं ना, कि हाँ। उन्हीं उपलब्धियों के ढेर पर बैठा रहा हूं। आप एंजॉय करो, आप देखो आपको सुनना है कि नहीं। इस आदमी को क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि इसने ये किया है, इसका ये अनुभव है, हाँ। इसने ऐसा संघर्ष दिया, तो इसको सुनना चाहिए। उस लिहाज से आपके लिए ठीक है। हाँ। आप सुनो ना सुनो, मुझे क्या मतलब इससे।
आशा है घर बैठे दर्शक आज के इस पॉडकास्ट को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत कुछ सीख सकते हैं इनके लाइफ की जर्नी से। हमें लगता है अगर आप किसी भी फील्ड में जाएँ तो डेडिकेशन के साथ जाएँ, लगातार काम करते जाएँ, एक ना एक दिन मंजिल आपके पास झक मार के आएगी। और ऐसा जितने भी छोटे शहर के लोग हैं स्पेशली उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। अगर वो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, वक़्त के साथ अपने अंदर परिवर्तन करते हैं, तो सफलता एक ना एक दिन आपकी ज़रूर होगी। हमारी इस पॉडकास्ट को भारत के अलावा 30 अलग-अलग देशों में भी देखा जाता है जियो टीवी के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ क्योंकि कमर्शियल एंगल से कोई बंदा जब फ़िल्म बनाता है, क्योंकि हम लोगों ने भी 2012 में एक जीत लेंगे जहाँ मूवी बनाई थी और 2022 में बनाया था रघुवीर यादव के साथ, वो था जग्गू की लालटेन। तो गोदान के लिए अपने दर्शकों को 6 फरवरी के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? कर सकते हैं। गोदान को ज़रूर देखना चाहिए आपको। मुझे नहीं पता कि आप इस फ़िल्म को आप कमर्शियल देखें, ना देखें, बट ये फ़िल्म आपको एक बड़ा मैसेज देती है। मेरा एक निवेदन है आपसे भी, हाँ। दर्शकों से भी, कि आप फ़िल्म देखें, ना देखें। मुझे नहीं पता, मैं उतना अच्छा व्यवसायी नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत ज़्यादा किसी से अपील करता हूँ कि मेरी कोई भी चीज़ देखो। पर आप आज, कल, परसों, 5 दिन, 6 दिन में जब भी अवसर मिले, एक गौशाला में ज़रूर जाइए। अच्छा। एक गाय को गले लगकर आइए। विश्वास करिए, आप टोने टोटके, जादू टोना इस सब में मानते नहीं मानते, पर जादू होगा आपके साथ। आपका कोई कष्ट चल रहा होगा ना, वो दूर हो जाएगा। आपकी कोई परेशानी होगी ना, वो दूर हो जाएगी। ये मेरी बात मान के देख लो। ये आजमाई हुई बात बता रहा हूँ। ये ताकत है गौ माता की। हमने अपनी बिटिया का बर्थडे दिल्ली के सबसे बड़े गौशाला, जहाँ 2200 से भी ज़्यादा गाय उस समय थी, श्री कृष्णा गौशाला बवाना, जहाँ मैंने मनाया था। पहले यज्ञ किया, फिर पशुओं के साथ गले लगा, उनके लिए लेकर गया था, कुछ बच्चों के साथ उनको कुछ खिलाया अपने हाथों से। तो हमें जो सुख मिला वो कहीं नहीं मिला। आप किसी 5 स्टार होटल में भी बर्थडे पार्टी कर लो, लेकिन वो सुख जो था वो अलग अद्भुत था। इसमें 2 हैं। एक तो भावनात्मक सुख कि हाँ। हमने गौ सेवा की। हाँ, एक है सूक्ष्म जगत की बात, हाँ, जो आपको दिखाई नहीं देती। हाँ, आपके साथ अभी भी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या दिक्कतें, क्या नहीं है। एक तो मन में है, आपके विचार में। क्योंकि आज हम आप कितनी अच्छी बातें कर ले, मेरे हाँ। परिवार में क्या चल रहा है, आपके परिवार में क्या चल रहा है, दोनों को नहीं पता है। हाँ, मेरी माली हालत क्या है, आपकी माली हालत क्या है, दोनों को नहीं पता है। हाँ, इन दर्शकों को भी नहीं पता है। चाहे हाँ। जितनी बातें कर लो, हम हाँ। यहाँ पर बैठकर कुछ भी बातें कर ले। हाँ, जीवन में हम जहाँ पर होते हैं, निश्चित हाँ। तौर पर वहां तक आने के लिए ये सारी चीजें दुरुस्त होती है, तभी आप यहाँ तक पहुंच पाते हो। फिर भी हाँ, ठीक ठीक किसी की मेंटल स्टेटस नहीं पता। एक बहुत बड़े मोटिवेटर थे, पता लगा उनका बीवी से बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था, भयंकर मारपीट चल रही थी। हाँ, एक जैसे आध्यात्मिक रूप से हमने आकर डिस्कस की थी 2 घटनाएं, क्योंकि हाँ, मुझे नहीं पता कि आपका ये पॉडकास्ट कब रिलीज होगा, हाँ, लेकिन एक जो अभी ताज़ा घटनाक्रम है, उसमें 2 घटनाएं आज जब हम पॉडकास्ट हाँ। कर रहे हैं तब हुई हैं। बिल्कुल। एक हुई है अरिजीत सिंह का गाना छोड़ना है, छोड़ना। गायकी छोड़ देना। हाँ। दूसरा अजीत पवार जी का निधन हो जाना एयर क्रैश में। यार। ये दोनों ही घटनाएं किसी को भी विचलित कर सकती हैं, लेकिन अरिजीत सिंह का गाना छोड़ना मुझे बहुत प्रसन्नता का भाव देता है। हाँ, वो एक आध्यात्मिक यात्रा पर है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं पता, वो मैं अलग ही आर्टिस्ट है। वो आर्ट देखिए, सब लोग कहते हैं उनके बारे में, फिर हाँ। अगेन हम उनको नहीं जानते, उनके एक्ट से हम उनका आकलन कर लेते हैं। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं इसलिए कनेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे साथ ये मीडिया में बहुत हुआ। हाँ, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप क्यों एंकरिंग नहीं कर रहे हो, आप ये हाँ। क्यों नहीं कर रहे हो। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यार सर अब एंकरिंग क्यों नहीं करते हो, तब हाँ। ये क्यों नहीं करते हो, हाँ। और चैनलों में काम क्यों नहीं करते हो, उस चैनल में क्यों नहीं चले जाते हो, हाँ, हाँ। उनकी तरह यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना लेते हो, उनकी हाँ। तरह सोशल मीडिया पर आप क्यों नहीं छा जाते हो। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं। हाँ, मैंने किया भी ये सब काम, लेकिन एक समय आता है जब तुम्हें समझ में आता है कि जिंदगी तुम्हें किसी एक काम के इर्द गिर्द सिमट कर लोगों में अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए नहीं मिली है, बल्कि मल्टीपल काम करते हुए समाज के लिए एक ऐसा आदर्श स्थापित करने के लिए मिली है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करे। आज आपको एक भी कलाकार याद नहीं बीते जमाने का। हाँ, मैं जैसे आपसे पूछूं कि विवेकानंद जी के समय पर वो जो समय काल निकाल लीजिए, या किसी का हाँ। भी समय काल निकाल लीजिए, हाँ। शंकराचार्य जी का नहीं, कौन जो है आपको प्रसिद्ध गायक उस समय का मिलता है, सच बात है। या प्रसिद्ध थे उस समय भी नर्तक हाँ। मिलता है, या प्रसिद्ध सेठ मिलता है हाँ, कोई? हाँ, हाँ, आपको एक भी नहीं मिलेगा। आपको मिलेंगे कौन? यही लोग मिलेंगे, या इनसे जुड़े हुए लोग मिलेंगे जिनकी वजह से वो लोग भी थोड़ा चर्चा में आ गए।
तो अल्टीमेटली मानव सभ्यता में विचार ही आगे बढ़ता है। तुम अपना कितना बड़ा बना रहे हो, अपने आप को कितना बड़ा दिखाना चाहते हो, हाँ। इसका कोई प्रयोजन तुम्हारे जीवन से नहीं है और इससे तुमको कोई कुछ नहीं मिलने वाला। और ये कई बार मेरे व्यवसायी मित्र कहते हैं, भैया तू ज्यादा देर मत बैठा कर यार हमारे साथ, तो हमको बाबा बाबा बना देगा। और अल्टीमेटली उनको आना वही है। हाँ। ये मैं उनको कहता हूँ। तो अरिजीत सिंह का जो भाव है वो हाँ। बिल्कुल मुझे वैसे ही दिखाई देता है। बहुत अच्छा आदर्श स्थापित कर रहे हैं वो, उन लोगों में एनकरेजमेंट भर रहे हैं कि तुम गाओ, हाँ। बहुत अच्छा गाओ, हाँ। 4 गाने गाओ, 5 गाने गाओ, 10, लेकिन बूढ़े हो जाओ फिर भी गाते रहने की और दूसरों से जद्दोजहद करते रहने की तुम्हारी चेष्टा नहीं होनी चाहिए, उससे आगे हाँ। बढ़ना चाहिए। तो मैं इस मामले में अरिजीत को Appreciate। 10 of 10 मार्क्स देता हूँ। हालांकि मैं कौन होता हूँ देने वाला, लेकिन तब भी और अजीत पवार जी का जाना जो है वो एक सचमुच में, क्योंकि मुझे तो पॉलिटिकल सारे ही इंटरव्यूज करने के मौके मिले इन नेताओं से, कभी फोन हाँ। के जरिए, कभी लाइव के जरिए बात करने के अवसर मिलते रहे। हाँ। तो एक इतने प्रॉमिसिंग नेता, मुख्यमंत्री बनना जिनका सपना था, उन्होंने हाँ। कहा भी, मैंने इस पे बहुत खबरें भी बनाई हाँ। कि कौन नहीं बनना चाहता मुख्यमंत्री, मैं भी हाँ। बनना चाहता हूँ। और हाँ। उन्होंने हर चांस लिया कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम्म। वो चीज़ जो है वो अटकती चली गई। हाँ। अटकते अटकते वो वो चले उनके गए। साथ चली गई। और ऐसे मेरे जीवन में 1 नहीं 2 नहीं कई किस्से हैं। तो इनसे आप ये सीख सकते हो कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा भटकाओ मत। इमीडिएट आज तुम क्या हो, पहले उस पर ध्यान दो, अपनी भावनाओं पर ध्यान दो। तुम्हारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसके लिए तुम कितना तेज़ी से उठकर जाते हो, तुम नए लोगों से मिलने में कितना बिलीव करते हो, नए अटेम्प्ट कैसे कर, जो भी चीज़, ये एक और सूत्र दे देता हूँ, जो चीज़ तुम्हें असहज कर रही हो, हाँ। जो थोड़ा थका रही हो, जो तुम्हें परेशान कर रही हो कि नहीं नहीं ये हाँ। मत करो, अरे यार अब बस हो गया हाँ। यार बस, उसको और ज़्यादा करो। ये सूत्र बना लो और लाइफ में 10 दिन में अपने अंदर परिवर्तन देखो। जो चीज़ तुम्हें थोड़ा सा भी विचलित करे, उसके, जो चीज़ तुम्हें डराए उसको अटेम्प्ट करो, चाहे आदमी हो, चाहे परिस्थिति हो, जगह हो। जाओ, हाँ। उठ के जाओ, जाके खड़े हो, उससे बार बार 10 दिन करके देखो, तुम बदले हुआ। तुम्हें अभी खुद को बदलना है। तुमको पहले पेरेंट्स ने ठोक बजाकर जो बना दिया, वो बेचारे खुद कुछ नहीं जानते थे, तो तुम्हें जो सिखाया होगा, फिर उनके बताए हुए के आधार पर जितने लोग तुम्हें मिलते गए, उससे तुमने जिंदगी को गढ़ लिया अपनी। हाँ। और आज तुम खुद को कुछ मानकर बैठे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम वही महामानव हो जो कभी भी इस धरती पर कभी भी पैदा हुआ है, बशर्ते तुम इस बात को पहचानो। लेकिन ये साइकोलॉजी और अध्यात्म 2 चीजें जब एक जगह पर मिलती है ना, ये दिमाग हाँ। घुमा देती हैं। मैं इस पर काम तो करना चाहता हूँ, एक पॉडकास्ट में क्या ही बात हो पाएगी, हाँ। और कभी इस पर आपको बात करनी होगी तो कभी विस्तार से इन विषयों पर बातचीत की जाएगी। इनसे बात करते करते समय का भी अंदाजा नहीं है और हमें लगता है कि बहुत सारे दर्शक आज बहुत सारी बातें सीख सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति में बहुत सारी विलक्षण प्रतिभा होती है, ईश्वर सबको कुछ ना कुछ जरूर देता है, किसी में विशेष देता है। अब जब भी कोई मेहमान आता है तो उनसे हम जाते जाते उनसे एक रैपिड फायर करते हैं, जो हमारे सवाल होंगे उसको संक्षिप्त में, कम शब्दों में उसका पूरी कोशिश रहेगी, जवाब सवाल देना। अगर संक्षिप्त वाला हुआ तो संक्षिप्त में देंगे। पत्रकार या एक्टर, कुछ भी नहीं। चाय या कॉफी, कॉफी, ब्लैक कॉफी, सबको पता है मेरे जानने वालों को। बुक रीडिंग या राइटिंग? हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, मैंने कभी सोचा नहीं। राइटिंग, आई थिंक। अच्छा। राइटिंग। जब आप अकेले में होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? मतलब एक सीखने वाला जिज्ञासु छात्र या एक बहुत सारे कुछ अचीव करने वाला एक व्यक्ति? मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। मुझे अकेले रहना, एकांत चिंतन, और चिंतन में भी बिल्कुल शून्य में चले जाना। नाद ब्रह्म मैंने स्वामी गंगाराम जी से सीखा है, तो मैं नाद ब्रह्म का दीक्षित शिष्य हूँ, इसलिए एकांत का आनंद लेना मुझे आता है। आशुतोष राणा जी से क्या सीखने वाली 2 बातें? ओहो, 2 नहीं, बहुत सारी 5 बातें। बातें। पहली चीज, संक्षिप्त में। लव ईच एंड एवरीवन, सबसे प्यार करना। बहुत बड़े पद पर भी होने के बाद में बिल्कुल घमंड नहीं होना, एक वो स्टेटस जैसा नहीं दिखाना कि कोई एक्सेस नहीं कर सकता। हर कोई उन तक एक्सेस कर सकता है। एक, जैसे मैंने अपने बारे में बताया, कुछ नहीं, आप एक्टर मानते हो उनको, कोई उनको राइटर मानता है, कोई उनको आध्यात्मिक चिंतक मानता है, कोई मोटिवेटर मानता है, वो सब कुछ है। यानी लाइफ में मैंने उनसे ही शायद सीखा है ये चीज़ कि आप किसी एक चीज़ में बंधे मत रहो, अपने आप को आगे। और प्यार, खूब सारा प्यार, उनको आता है कि किसको कैसे समझाना है। उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। कभी उन पे एक पॉडकास्ट अलग से कर लीजिएगा। और हु इज डॉक्टर परवीन तिवारी? कुछ भी नहीं, नथिंग। डॉक्टर पीएचडी की वजह से लग गया, पहले बड़ा मज़ा आता था, अब आप लोग लगाने लगे हो, अब मुझे कोई इतना उसका मोह नहीं, चाम नहीं होता। प्रवीण मेरे माता पिता का नाम है, तिवारी मेरे दादा की तरफ से मेरे पिताजी को भी मिला था,
ये नाम में तो कुछ भी नहीं रखा है। जहाँ तक मैं भीतर से जो हूँ उसको मैं ईमानदारी से इस तरह की मैंने वो सारी बातें बोली जो मैं हूँ, या जिससे मुझे आप एनालाइज कर लें। लेकिन अगर मेरे अस्तित्व की बात करें तो वो शून्य है। 16 साल का प्रवीण 16 साल की उम्र में मर गया, 26 साल का प्रवीण 26 साल की उम्र में मर गया, 36 साल का प्रवीण 36 की उम्र में मर गया, और 46 का प्रवीण है जो 47 आते ही मर जाएगा। आज का प्रवीण कल मर जाएगा। प्रतिदिन आप खत्म हो जाते हो और पीछे जो है आपका अनुभव छूट जाता है, यादों में एक झूठ की दुनिया होती है। हाँ, मैं किसी के बारे में अब एज्यूम करके नहीं चलता, मैं किसी को कुछ मान के नहीं चलता कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, वो मेरे लिए, मैं कुछ एज्यूम नहीं करता। जैसा है सत्य उसको वैसा देखने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति का चेहरा किसी ना किसी से मिलता है, तो आपका चेहरा किससे रिवील करता है, किसी एक्टर से मिलता है? अभी हाल में मुझे कई लोगों ने कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ कि मैं जब पॉडकास्ट करने जाता हूँ तो कई लोगों को लगता है आशुतोष राणा जी का छोटा भाई आया है तो उनकी तरह दिखता है, हाँ। और मेरा चश्मा पहनने का तरीका या लुक्स का तरीका जो है वो उनकी तरह बहुत कुछ मिलता जुलता है, ऐसा लोगों को लगता है। दूसरा, मुझे बचपन में जब लोग बोलते थे और जो फिल्मों में एनकरेज करते थे तो वो अक्षय खन्ना और आफ्ताब शिवदासानी ऐसा हाँ। दो मिक्स करके बोलते थे। हाँ, हाँ। और ये आपका भी ऑब्जर्वेशन रहा, हालांकि आज फेसबुक पोस्ट पर भी आप देखेंगे तो मेरे बचपन के दोस्तों ने बिल्कुल यही कमेंट, ताकि ये ना हो कि आपको सुन के ये बात बोली, हाँ। ये लोग बोलते थे तो उनको ऐसा लगता था कि इनका रिजम, तो ये होता है रिजेम्बलेंस। पर आपका एक इंटरेस्टिंग सवाल था, मुझे नहीं पता कितना काम का सवाल रहेगा ये। और आखिरी सवाल, आज टॉक विद टंडन में आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं हमेशा अभिभूत रहता हूँ, कृतज्ञ हूँ। बहुत सुंदर। सबसे अच्छा तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो सिर्फ इनकी ये 2 कुर्सियाँ और यहाँ मेहमान देख पाते हैं, वो इनकी मेहनत को नहीं देख पा रहे हैं। जो इन्होंने मेहनत की है और जिस तरीके से ये आगे बढ़े हैं, जिस तरीके से इन्होंने पॉडकास्ट करने की विधा को विकसित किया है अपने भीतर भी, जो बहुत अच्छे मेहमानों को लाते हैं। और आप इनको पॉडकास्टर तक सीमित मत मानिए, बड़ा भारी स्टूडियो बना रखा है इन्होंने, कई लोगों की मदद करते हैं उसके लिए, फिल्में बना चुके हैं, बहुत वेल कनेक्टेड हैं। तो ये तो मुझसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है, मुझसे ज़्यादा बड़े व्यक्ति हैं, तो मुझसे बेहतर व्यक्ति मेरा पॉडकास्ट कर रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? मुझे बहुत अच्छा लगा। वो शख्स जो जिससे मिला होगा, झुककर मिला होगा, ज़रूर उसका कद उससे ज़्यादा बड़ा रहा होगा। तो आज आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और टॉक विद टंडन देख रहे सभी दर्शकों को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि हर रविवार रात 8 बजे हम सभी नए मेहमानों से मिलते हैं। कुछ मेहमान ऐसे आते हैं जो बहुत सारी बातें हमारे जीवन को बदल देते हैं। तो ऐसे ही एक गेस्ट जो आज हमारे साथ उपस्थित है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और आने वाली फिल्म गोदान के लिए बहुत सारी बधाई, और आने वाले 7 बुक्स के अलावा और भी बुक्स जिसकी हम सभी प्रतीक्षा करेंगे। और इनसे जुड़ने के लिए डिटेल्स स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप इनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं एज ए ऑथर, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एक्टर। क्योंकि इनके बहुत सारे आयाम हैं, तो हमें लगता है कि आज का यह पॉडकास्ट आपको कौन सा दिल छूने वाला प्रकरण रहा, कौन सा असफलता से सफलता या जीवन को कैसे सादगी से जिया जा सकता है, हर दिन नया, और अपने आप को हमेशा 20 साल का वही प्रवीण देखते हैं, इनकी क्वालिटी है। इनके उपलब्धियां तो बहुत हैं, हम सभी कम समय में इतनी सारी बातें आज कर पाए। आशा है आज का यह पॉडकास्ट आपको पसंद आया। आपको लगता है कि कौन सा सवाल हमें इनसे पूछना चाहिए था, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम इनसे वो सवाल ज़रूर करेंगे। और क्या सवाल आपके दिलों को टच किया है, जैसे इंदौर जैसे सिटी से निकल कर आना, एनएचडी में दाखिला नहीं होना, पापा हमेशा कि आप बेरोज़गार हो, मतलब पत्रकार को किसी कैटेगरी में नहीं मानना, लेकिन इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आशा है आज हम सभी थैंक्स करेंगे हमारे स्पॉन्सर आनंदा का, आनंदा आनंद करो, जो हमारा मेन टाइटल स्पॉन्सर है, क्योंकि आपने गोदान बनाया और वो गायों के लिए दूध, गाँव बहुत सारे किसानों का दूध लोगों तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ उर्मिल ज्वेलर्स का तहे दिल से थैंक यू। देखते रहिए आनंदा टॉक विद टंडन विद योर फ्रेंड संतोष टंडन। आप हमसे जुड़े, कहाँ से देख रहे हैं इनबॉक्स ज़रूर करें। देखते रहिए टॉक विद टंडन। अगले रविवार फिर नए मेहमान होंगे रात 8 बजे। हमारे इस पॉडकास्ट को ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद। ये है टॉक विद टंडन, सबके दिल को छू ले। ये है टॉक विद टंडन, बातें प्यार की सुन ले। ये है टॉक विद टंडन, सबके